देखिए, कल हम लोगों ने घटना सार शुरू कर दी है। नेशनल न्यूज का एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है पहले उसको कंप्लीट कर लेना, यह उसके आगे का लेक्चर है। यहाँ पर हम लोग बचे हुए नेशनल पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पहली न्यूज जो हमारी स्क्रीन पर है वह है कि केरल सरकार ने राज्य को चरम गरीबी से मुक्त घोषित कर दिया है। चलो पहले न्यूज समझते हैं, कंटेक्स्ट इसका जानते हैं, इसके बाद इससे जुड़ा हुआ स्टैटिक में क्या क्या सवाल हमारे पूछा जा सकता है वो भी यहाँ पर कवर करेंगे। उतना ही मजा आएगा जितना पहले पार्ट में आया। बहुत ही शानदार शानदार फीडबैक आए एकदम आप लोगों के, मजा ही आ जाता है। उसी तरीके से यह लेक्चर देखने के बाद भी आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और जो प्रश्न पूछा जाया करे उसका उत्तर देने का प्रयास किया करो। ठीक है, शुरू करें। तो भैया न्यूज ये है कि केरल राज्य जो है पहला चरम गरीबी से मुक्त घोषित कर दिया गया है। बेसिकली एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात यह है कि जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य और बेसिक जो नीड्स होती हैं, ऐसे परिवार जिन्हें यह बेसिक नीड्स भी नहीं मिल रही होती हैं, उन्हें एक्सट्रीम पॉवर्टी की लाइन में रखा जाता है। यह निर्णय लिया गया केरल केरल राज्य के द्वारा सर्वप्रथम 2021 में, जब एक परियोजना शुरू की जाती है, अति दारिद्र्य निर्मार्जन परियोजना। तो इसके तहत प्रयास किया जाता है कि हम अगले 4 वर्षों में, 5 वर्षों में क्या करेंगे, पूरी तरीके से केरल में इस एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म कर देंगे। और वैसा ही किया भी गया 1 नवंबर 2025 को, जिसके चलते यह घोषणा कर दी गई कि अब केरल में कोई भी एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो यह तो है अपनी करंट की न्यूज। अब इसको जोड़कर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जुड़ा हुआ न्यूज क्या होता है, एसडीजी 1 पूछ लेता है। एसडीजी 1 का संबंध किससे है? गरीबी से है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है कि भारत सरकार वर्तमान समय में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लाती है ना, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अब उस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जारी कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है। एक प्रश्न यहां से बनाया जाता है। साथ ही इसके अंतर्गत बतलाया गया है कि 13.5 करोड़ जो भारतीय हैं वो इस बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। क्लियर? तो ये सारी हो गई न्यूज करंट अफेयर्स की। लेकिन इसी से जोड़कर इकोनॉमी में हमारे प्रश्न कहां पर पूछा जाता है? गरीबी निवारण के लिए बहुत सारे प्रयास सरकार के द्वारा किए गए, जिसमें कई कमिटीज बनाई गई और उन कमिटीज की क्रोनोलॉजी पर हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रीवियस ईयर में पीसीएस में देखो यह क्वेश्चन आया था, जहां आपको क्रोनोलॉजी में लगाना था। 5 प्रमुख समितियां हैं जिनको घुमा फिरा कर वह प्रश्न पूछता रहता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं तो हमारी डांडेकर समिति है, दूसरी अलग समिति, तीसरी लकड़वाला समिति, चौथी है तेंदुलकर समिति और पांचवी है कौन सी? रंगराजन समिति। यही कमिटीज हैं जो हमसे पूछी जाती हैं। अभी याद भी हो जाएंगी, मजे मजे से एकदम शांति से एंजॉय करते हुए पढ़ना, एकदम बढ़िया से यही याद होगी लेक्चर के साथ। ठीक है, स्टैटिक भी याद, करंट भी याद। करंट में क्या हो गया है? भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो चरम गरीबी से मुक्त हो चुका है। और वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो यह देखो भारत का तो पहला है, लेकिन वैश्विक स्तर पर दूसरा क्षेत्र है। पहला चीन में मौजूद है। क्लियर? समझ में आ गया? और स्टैटिक में हम देखते हैं गरीबी निवारण वाली कमिटीज। तो कमिटीज में पहली पड़ी डांडेकर जो 1971 में, वर्ष भी कभी कभी मैच दी फॉलोइंग में आ जाता है तो ध्यान से सुनते चलना, और इकोनॉमी में इसको पढ़ रखा होगा तो रिवाइज होता चलेगा। दूसरी है अलग जिसका वर्ष है 1979। ठीक है, तीसरी है लकड़वाला जिसका वर्ष है 1993। चौथी है तेंदुलकर कमेटी जिसका वर्ष है 2009 और पांचवी है भैया रंगराजन समिति जिसका वर्ष है 2014। तो ये 5 प्रमुख कमिटीज पूछी जाती हैं। याद कैसे हो? देखो कैसे याद होती है मजे से। गरीबी है, बात गरीबी की हो रही है तो गरीब की बात होगी। बोले गरीब क्या खाता है? गरीब खाता है दाल। क्रोनोलॉजी समझ में आएगी, वर्ष भी याद हो जाएंगे। तो गरीब खाता है दाल। डी फॉर डांडेकर, ए फॉर अलग और एल फॉर क्या होता है? लकड़वाला। ठीक है, गरीब भैया खाता है दाल। और तेंदुलकर है फिर रंगराजन है, ये भी याद हो जाती है। जैसे बोले तंदूर खाते हैं राजा साहब। ठीक है, तो तंदूर से याद हुआ तेंदुलकर और राजा से रंगराजन, राजन याद हुआ। ठीक है, तंदूर राजन साहब खाते हैं। क्लियर? तो पांचों देखो याद, क्रोनोलॉजी सेट हो गई एकदम। क्रोनोलॉजी कैसे याद होगी? गरीबी निवारण की बात है तो गरीब की बात करो, गरीब खाता है दाल। डी फॉर होता है डांडेकर, ए फॉर होता है अलग एंड एल फॉर होता है लकड़वाला। चारों कमिटीज याद, सॉरी पांचों कमिटीज याद लेकिन क्रोनोलॉजी में। और तेंदुलकर भैया तंदूर से याद किया तेंदुलकर और राजन से याद किया रंगराजन। ये पांचों समितियां हैं। सभी के वर्ष भी याद रखना। डांडेकर का वर्ष है 1971, अलग का वर्ष है 1979 और लकड़वाला का वर्ष है 1993। तेंदुलकर का वर्ष याद रखना है तो मनरेगा वाले से कनेक्ट कर लो। कल हमने पढ़ा था ना कि मनरेगा कब बना भैया? 2009 में उसका नाम परिवर्तित हुआ। और रंगराजन याद करना है भैया, नई सरकार कब आई? 2014 में आई। तो कुछ कुछ कनेक्शन ऐसे बिठा लिया करो जिससे आपको याद रहेंगे वर्ष वो। तो ये हो गया भैया गरीबी वाला। अपनी न्यूज क्लियर, स्टैटिक पोर्शन क्लियर, और ऐसे ही मजा आएगा पूरा का पूरा। ठीक है, बने रहो और मजा आता रहे तो अपने कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट देखो लाइक वगैरह और फीडबैक जरूर दे दिया करो। बस इतनी ही रहती है। समय का अगर सदुपयोग हो रहा है तो अपना फीडबैक देना तो बनता है भाई। ठीक है, और हाँ दूसरी बात रही कि बहुत सारे साथी हैं जो बात कर रहे हैं हैंड रिटन नोट्स की। तो बिल्कुल, जब संक्षिप्त वाला जो पार्ट हम लोग करेंगे वो हैंड रिटन फॉर्म में ही करेंगे। वहां से जो जरूरी जरूरी संक्षिप्त नोट्स होंगे उनको उठा लेंगे और उनके माध्यम से आपको वो जो नोट्स रहेंगे वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेंगे। वहां से वो पीडीएफ
निकलवा लेनी है खटाक से, और वो लिमिटेड एकदम रहेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। इससे सारा का सारा आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो अब बात करते हैं, अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ आ रही है मेघालय से। मेघालय की न्यूज़ है कि यहाँ पर देखो देखो बात हुई है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, और उसका नाम है नरपुह, ठीक है? नरपुह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीधा पूछ दिया जाएगा कहाँ पर है? मेघालय राज्य में मौजूद है। और मेघालय में भी 3 हमने पढ़ी है, कौन-सी पहाड़ियाँ हैं? गारो, खासी, जैंतिया। ये तो बच्चे-बच्चे को पता रहती हैं। अब अगर प्रश्न मान लो थोड़ा-सा और डिटेल में गया, तो पूछ दिया भाई कौन-सी पहाड़ियों पे मौजूद है? तो यह नरपुह वन्यजीव अभयारण्य जो है जयंतिया पहाड़ियों पे है, ठीक है? थोड़ा-सा इससे आ जाओ, ज्योग्राफी में भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है, पहले करंट की एक न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पर 2014 में इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखिए घोषित किया जाता है कि यह अपने आप में एक वाइल्ड लाइफ जोन है। अब यह वाइल्ड लाइफ एरिया के साथ में यहाँ कुछ सीमेंट फैक्ट्रियां हैं जो इस सेंसिटिव क्षेत्र में जो दीर्घकालिक खतरा बन रही हैं। इसके चलते यह बहुत चर्चा में आया, जिस पर चिंता जताई गई। और इस चिंता के पश्चात ये क्षेत्र चर्चा में आ जाता है, और इससे जुड़ी हुई जानकारियां आ जाओ, स्टैटिक थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं अपने आप को। जैसे भैया मेघालय राज्य जब देखोगे तो यहाँ 3 पहाड़ियां हैं, कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। तो जयंतिया की अभी बात हो रही है, यहीं पर नरपू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो करंट में भी न्यूज में आया है। अब जयंतिया की अगर तुमसे पूछ दिया जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो लाइलंग सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके बाद अगर गारो की सबसे ऊंची चोटी भी आपको पढ़नी चाहिए, नौकरेक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। सुनते चलना, सारी इंफॉर्मेशन, ज्योग्राफी भी आपने पढ़ रखी होगी, सब रिवाइज होगा यहाँ पर बैठ के। देखो गारो की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाती है तो नौकरेक आपको बतानी है। जयंतिया की सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग, और ये पूरी की पूरी गारो, खासी, जयंतिया जो तीनों पहाड़ियां हैं, इनकी सबसे ऊंची चोटी भी शिलोंग भी रहती है, ठीक है। यहीं पर जयंतिया की पहाड़ी के पास में ही जो खासी पहाड़ी है, तो खासी, हाँ, ये खासी की जो है शिलोंग है, और खासी पर ही आपका माशिन नाम है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक समझ में आया? तो तीनों ही पहाड़ियों पर जो प्रश्न आपसे ज्योग्राफी में पूछे जा सकते हैं, क्लियर हो गए? तो गारो पर भैया आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? बोले नौकरेक सबसे ऊंची। खासी पर पूछा जाएगा तो सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी बताओगे? बोले शिलोंग, और यहीं पर है मासिन नाम। और जयंतिया जिसकी बात हो रही है, तो लाइलंग तो इसकी सबसे ऊंची चोटी हो ही गई, और नपुहर जो इसका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी चर्चा में है, वो हमने देख लिया यहाँ पर, ठीक। तो ज्योग्राफी के नोट्स भी अपने हो गए रिवाइज, और इसके साथ करंट की न्यूज भी हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज आ रही है राजस्थान से। भैया राजस्थान से न्यूज क्या है? हमने पढ़ा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में। भारत सरकार ने क्या किया है? भारत सरकार ना कह करके चुनाव आयोग की बात करो यहाँ पर। चुनाव आयोग ने बेसिकली जैसे जो मतदाता सूची होती है, इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है, और उसी को SIR के रूप में जाना जाता है। कितने मतदाता हैं भैया अभी जिंदा हैं, कितने मतदाता निपट गए, कितने नए मतदाता आ गए हैं, कितनों ने उस जगह को छोड़ दिया है तो वोटर ही नहीं रहे। तो उस वोटर लिस्ट को अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। उस अपडेशन के संदर्भ में ही आपका SIR जाना जाता है। अब इस SIR को और बेहतर किया जा सकता है अगर इसको डिजिटलाइज कर दिया जाए। तो उसी संदर्भ में 100% डिजिटलाइजेशन करने वाला पहला राज्य बन गया है अपनी मतदाता सूची को राजस्थान, ठीक है। तो SIR के तहत जो प्रयास किया गया, उसमें पहले स्थान पर कौन आ गया है भैया? राजस्थान। और इसको याद रखो, SIR को आर तो वैसे रिवीजन के लिए होता है, एंड आर आल्सो स्टैंड फॉर राजस्थान, तो इससे याद रहेगा कौन सा राज्य है, सीधा पूछा जाएगा प्रश्न। क्लियर? नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है न्यूज ट्राई की आ रही है भैया। ट्राई कह रही है कि भारत में इंटरनेट के यूजर्स की संख्या बढ़ गई है। डेटा आया है। अब डेटा क्या कहता है? सीधा सीधा प्रश्न अगर डेटा से पूछेगा तो यहां आपको बतलाना है कि कितनी बढ़ोतरी हुई है। 1.49% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 1002 मिलियन पहले हुआ करते थे सब्सक्राइबर या उपयोगकर्ता इंटरनेट के, वो बढ़कर के 1017 हो चुके हैं। तो भैया 1002 से 1017 हुए हैं, और सीधी सी बात है 1.49% की वृद्धि है। यह प्रश्न में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है यहां से कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ट्राई के अनुसार दूसरी तिमाही में। क्लियर? समझे? और ट्राई आपको पता होना चाहिए एक रेगुलेटरी बॉडी है, और कब आई थी भैया? 2013 में ट्राई एक्ट आया था। उसके पश्चात से जितनी भी दूर संचार कंपनी है, इनको रेगुलेट करने का उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर जो होते हैं, उन उपभोक्ताओं के जो अधिकार होते हैं उनको संरक्षित रखने का प्रयास भी कौन कर रही है? ट्राई कर रही है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ आप देख ही रहे हो कि दूरसंचार के मामले में एक ही कंपनी की मोनोपोली बनी हुई है। समझ में तो आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगली न्यूज कौन सी है? अगली न्यूज फिर से राजस्थान से आ रही है, और क्या है यहां कहने का मतलब है कि पहली बार राजस्थान में अंतरराज्यीय बाघ हस्तांतरण हो रहा है। क्या मतलब है? अंतरराज्यीय मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और बाघों का हस्तांतरण हो रहा है टाइगर का। अब टाइगर को लेकर के हम न्यूज सारी पढ़ चुके हैं कि क्या प्रोजेक्ट टाइगर, कब इसके 50 वर्ष पूरे हुए, बिग कैट अलायंस जो था, है ना, कब आया प्रोजेक्ट टाइगर, सब कुछ यहाँ पर पढ़ चुके हैं हम लोग हैं। पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया था। यहाँ बेसिकली बाघ हस्तांतरण हो रहा है, यानी कि एक जगह के टाइगर रिजर्व से दूसरी जगह लाया जा रहा है। तो कहां से कहां लाया जा रहा है? देखो मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व से राजस्थान के टाइगर रिजर्व में लाने की बात हो रही है यहां पर। क्लियर? लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है, सीधा स्टेटमेंट बनाएगा कि क्या यह पहली बार ऐसा हो रहा है अंतरराज्यीय बाघ हस्तांतरण, तो बताना है नहीं। इसी मध्य प्रदेश से इसके पहले 2 आपके टाइगर कहां ले जाए गए थे? उड़ीसा में ले जाए गए थे। अब मजेदार बात यहां पर यह है कि जो इसके पश्चात
टाइगर रिजर्व चर्चा में आए हैं, उनका एटलीस्ट राज्य पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। जैसे वर्तमान जो बात हो रही है, यह मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से कहां लाया जा रहा है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में लाया जा रहा है। तो बोले पेंच से ला रहे हैं रामगढ़ विषधारी, और रामगढ़ विषधारी कहां पर है? राजस्थान में है। देखो राजस्थान में इसके साथ और एक जानकारी हो गई कि 5 वर्तमान समय में टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में कितने हैं भैया? 9 हैं। थोड़ा सा जेनेटिक इनकी डाइवर्सिटी बढ़ाई जाए बाघों की, इसके लिए एक बाघिन को कहां लाया जा रहा है? पेंच से उठा करके यहां शिफ्ट किया जाएगा रामधर विषधारी में। विषधारी बेसिकली जिस डिस्ट्रिक्ट में है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट, वो जो क्षेत्र है वो लैंड ऑफ अजगर, यानी कि अजगर की भूमि है, और अजगर का मतलब ही विष है, इसलिए विषधारी टाइगर रिजर्व इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो इसकी है गई एक किंवदंती जो मान्यता है इसकी। दूसरी चीज है, इसके पहले जब हुआ था एक बार और, तो वहां पर मध्य प्रदेश के कान्हा से और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ से कहां ले जाया गया था? बोले सतकोशिया। यहां अपने पास आ गया सतकोशिया में भी एक नर टाइगर और एक मादा टाइगर पहुंचाई गई है। तो शतकोशिया आपसे पूछ दिया जाएगा किस राज्य में है? ओडिशा में है। ठीक है, ये मैच करने के लिए भी आ सकता है, तो ध्यान रखना है कि सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहां पर है? ओडिशा में। नेक्स्ट न्यूज पर चलें। अगली न्यूज आ रही है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन से। क्या न्यूज है भाई? भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित जो ट्रेन है, इसका संचालन किया जा रहा है, तैयार हो चुकी है पूरी तरीके से। हमें जानकारी क्या होनी चाहिए कि ट्रेन भैया दिमाग में आएगा ना कि हाइड्रोजन संचालित का क्या मतलब है और कहां से कहां तक के लिए चल रही है। तो जानते हैं, पहले न्यूज लेते हैं, करंट का कॉन्टेक्स्ट, और फिर इससे जुड़ा हुआ थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन जो एक ईंधन है, इसके भिन्न भिन्न नाम होते हैं और वो नाम किस आधार पर रखे जाते हैं। ये जानकारी हो गई तो स्टैटिक भी सीख लिया इसके साथ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जानते हैं ये हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग किया जाएगा इस ट्रेन के संचालन में। कहां से कहां तक के लिए चलाई जाएगी? तो जिंद से सोनीपत के लिए चलाई जाएगी। कहां से कहां तक के लिए? जिंद से सोनीपत के लिए चलाई जा रही है। दूसरी बात, जो हाइड्रोजन ईंधन बनाया जाएगा वो प्लांट कहां लगाया जा रहा है? जिंद में ही लगाया जा रहा है। इसमें सीधा सीधा दिया हुआ है कि 10 कोचेस रहेंगे और दुनिया की सबसे लंबी और शक्तिशाली ब्रॉडगेज हाइड्रोजन ट्रेन ये होने वाली है। ठीक, ये हो गई करंट की एकदम जानकारी। लगे हाथ दूसरी जानकारी लेते हैं स्टैटिक की, कि यहाँ पर हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो भैया हाइड्रोजन ईंधन यहाँ कैसे बनाया जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस से बनाया जाएगा। बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस में देखो हाइड्रोजन को अलग किया जाता है और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। ठीक, समझना बात को, यहाँ पर H2O लिया जाएगा और हाइड्रोजन को अलग किया जाएगा और ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस हाइड्रोजन को अलग जो किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से, और इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जरूरी होती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भैया, इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रक्रिया है वो कराओगे कैसे? इलेक्ट्रिसिटी से कराओगे। अब इस इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको समझना होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किन विधियों से हो रहा है। इस आधार पर जो प्रयोग होने वाला हाइड्रोजन है उसके नाम अलग अलग दिए जाते हैं। सुना होगा आपने कि कहीं कहीं पर ग्रीन हाइड्रोजन लिखा दिखता होगा, कहीं पर ब्राउन हाइड्रोजन लिखा दिखता होगा, कहीं येलो हाइड्रोजन और कहीं पिंक हाइड्रोजन। आज सब समझ में आ जाएगा कि किसे भैया बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, किसको बोलते हैं भैया ग्रीन हाइड्रोजन, किसको ब्राउन हाइड्रोजन, किसको येलो हाइड्रोजन और किसको पिंक हाइड्रोजन। ये तो समझ में आ गया कि भैया ये हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। इसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, उस प्रोसेस के आधार पर इस हाइड्रोजन का नाम दिया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। देखो जब इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी के यानी कि सोलर और जो विंड एनर्जी इनके माध्यम से बनाई जाएगी तो वो हो जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। यानी कि किसी तरीके का हम फॉसिल फ्यूल यूज नहीं कर रहे हैं, ना बिजली के निर्माण में, ना विद्युत के निर्माण में, और जो ईंधन है वो तो स्वच्छ है ही है। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी अगर फॉसिल फ्यूल से बनाई तो भैया ये हाइड्रोजन भले ही आगे स्वच्छ यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो बिजली बना रहे हो उसमें तो आप फॉसिल फ्यूल का यूज कर रहे हो, इसीलिए इस हाइड्रोजन को बोल दिया जाता है ब्राउन हाइड्रोजन। ठीक, समझते चलना, ये पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में। तीसरा आता है येलो। देखो येलो हाइड्रोजन में जब आप केवल सोलर एनर्जी का यूज करते हो, सौर ऊर्जा का प्रयोग करोगे तो वो येलो हाइड्रोजन होता है। अब पिंक भैया कहां पे होता है? देखो पिंक हाइड्रोजन उसको बोला जाता है जब आप न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर से बनने वाली ऊर्जा, वहां से जब ऊर्जा का प्रयोग करते हो आप हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए, तो वो हो जाता है पिंक हाइड्रोजन। ठीक है, अब चारों हाइड्रोजन के जो प्रकार होते हैं किस आधार पर नामकरण किया जाता है, क्लियर स्पष्ट हो गया? मजा आया? एकदम आसानी समझ में आया? नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है भारत का पहला इंक्यूबेटर आधारित डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड। क्या है भैया ये पहले समझते हैं। देखो इंक्यूबेटर का मतलब है मेंटोर, ऐसा समझो। आज के समय जो मेंटोर हैं उन्हें इंक्यूबेटर के रूप में इस दुनिया में जाना जाता है। ठीक है, अब ये डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड क्या है? वेंचर कैपिटल फंड वह होता है कि कोई मान लो किसी भी क्षेत्र में शुरुआती दौर में व्यापार करना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, उसके पास तकनीक है, विचार है, लेकिन क्या नहीं है? पैसा नहीं है। ठीक है, अब पैसा नहीं, इस पैसे की समस्या को कोई इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि जितना ही फायदा दिख रहा है उतना
जोखिम भी तो है किसी भी नए नवाचार में। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए भैया बड़े-बड़े कोई भी उद्योगपति या निवेशक जो होते हैं, एक फंड बनाते हैं। उस फंड में सबका पैसा रहता है और जो निवेश करना चाहे इस फील्ड में, तो आ जाओ भैया। इसके लिए आईआईटी बॉम्बे ने क्या किया है, आईआईटी बॉम्बे की सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके द्वारा एक फंड बनाया गया है, ठीक है? किसके द्वारा? आईआईटी बॉम्बे की संस्था है, उसके द्वारा एक फंड बनाया गया है और वह फंड ऐसा रहेगा जो डीप टेक में, अब डीप टेक क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए। डीप टेक में देखो आपकी जो वर्तमान प्रौद्योगिकी है, चाहे एआई की बात हो, चाहे रोबोटिक्स बात हो, चाहे आपकी बायोटेक्नोलॉजी की बात हो, ठीक है? चाहे आप मशीन लर्निंग की बात करते हो, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जितनी भी हैं ये किसमें आती हैं? डीप टेक्नोलॉजी में आती हैं। भविष्य की तकनीक है जो, ठीक है? तो अब डीप टेक के क्षेत्र में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। अब स्टार्टअप्स के पास बेचारों के पास पैसा नहीं है। अब पैसा की जो कमी है इसको दूर करने के लिए ही आईआईटी बॉम्बे के द्वारा यह जो प्रयास किया गया है, पहला इंक्यूबेटर मतलब एक मेंटर भी रहेगा, तुमको बढ़िया से बताएगा और उसके साथ तुमको फंड भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। और ये पैसा जो है फंड जो है कितना है, 250 करोड़ रुपए का ये फंड जो है निर्धारित किया गया है। क्लियर, न्यूज क्लियर हुई। और प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है ये स्पष्ट हो गया। यहाँ आईआईटी बॉम्बे चेंज कर देगा, आईआईटी दिल्ली कर देगा, ठीक है? तो अलग यहाँ पर चेंज किया जा सकता है या फंड से खेल सकता है, 250 करोड़ की जगह 2500 करोड़ कर देगा। तो ये डेटा जो है, इस डेटा को ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, बस डेटा रटना है इसको ध्यान से एकदम, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है, भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है। ये न्यूज हम लोग कर चुके हैं, याद करो। परमाणु ऊर्जा को लेकर बहुत अच्छे से समझे थे। भारत सरकार ने भैया लक्ष्य कितना रखा है, लक्ष्य रखे हैं 2047 तक हम 100 गीगावाट बनाएंगे न्यूक्लियर एनर्जी। और है कितनी अभी, बोले अभी हम पहुंचे हैं 9 गीगावाट तक। अब हम कितना दूर हैं अपने जो उद्देश्य से। अब इसके लिए भारत सरकार ला रही है शांति बिल, याद आया? तो शांति विधेयक जो लाई है उसके माध्यम से प्राइवेट सेक्टर की एंट्री करा रही है ताकि फंड की समस्या खत्म हो, तकनीक की समस्या खत्म हो। ये न्यूज अभी है कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन अब तक के अपने सर्वोच्च स्तर पर है, 9480 मेगावाट पहुंच तो गया है, लेकिन फिर भी हम बहुत दूर हैं अपने उद्देश्य से। सीधे हम कनेक्ट करके सभी चीजों को समझ रहे हैं। तो शांति बिल समझ में आ गया होगा, ये न्यूज क्लियर हो गई होगी, वर्तमान स्थिति क्या है न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के यह स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज आ रही है भैया, यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में जो बायोस्फीयर रिजर्व नया शामिल हुआ है भारत का, कौन सा है? देखो पहले समझते हैं, पूरा कहानी समझ लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जानते हो क्या होता है? देखो बायोस्फीयर रिजर्व को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो जो हमारी बायोडायवर्सिटी है इसके लिए बहुत शानदार होता है, बीच में इसका जो कोर एरिया होता है जहां पर डायवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है और सबसे सेंसिटिव क्षेत्र होता है। इसके बाहर बफर जोन होता है और सबसे बाहर भैया क्या होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है। यानी कि इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज अप्लाई कर सकते हो आप थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, और बाहर थोड़ी बहुत और आपको ज्यादा परमिशन मिल जाती है और लिबरल रूल्स रहते हैं यहाँ पर। लेकिन जो कोर एरिया होता है यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है, केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही यहाँ पर चलता रहता है। या फिर नेचुरली समझो, यहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं उनको कोई हस्तक्षेप मानव का यहाँ नहीं परमिटेड होता है। क्लियर? तो ये तो बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जानकारी ये जरूरी है जाननी कि भैया जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में कितने हैं। देखो भारत में वर्तमान समय में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है 13 की। ये 13 कहां से आए? इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 13 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैप में शामिल हुए हैं। अब यूनेस्को का मैप क्या है? देखो यूनेस्को ने 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम चलाया, ठीक है? ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली जैसे कहीं पर बायोस्फीयर रिजर्व में स्थिति ऐसी है जो यूनेस्को के जो मानक निर्धारित किए गए, यानी कि इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के साथ एक सस्टेनेबल तरीके से वहां प्रयास किया जा रहा है। अगर वहां पर पृष्ठभूमि बनी, परिस्थितियां वैसी बनी हुई हैं जीव जंतुओं के लिए भी और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो उसे उठा करके यूनेस्को क्या करती है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की लिस्ट में शामिल कर देती है। विशेष संरक्षण यूनेस्को का उस बायोस्फीयर रिजर्व को मिल जाता है। तो भारत में तो ऐसे 18 हैं, लेकिन यूनेस्को का संरक्षण कितने को मिला हुआ है? बोले 13 को अब मिला हुआ है। और 13वां लेटेस्ट जो शामिल हुआ है वो कोल्ड डेजर्ट है। इस पर हमने शार्ट भी बनाया हुआ था, अगर ध्यान हो तो 1 2 3 करके गाना था ना, तो 13वें से क्या याद किया था? 13वां जो है कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश का, इसको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में इसको शामिल कर दिया गया है। ठीक है, समझ में आया? पूरी न्यूज क्लियर हो गई, पूरी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हुई ना कि यूनेस्को का जो प्रोग्राम है उसके माध्यम से 13वां बायोस्फीयर शामिल हुआ है और 18 वैसे तो भारत में है। और भारत का सबसे बड़ा अगर पूछा जाए बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो कच्छ है हमारा, ठीक है, जो मैप में शामिल नहीं है। मैप में इसके अलावा 12 कौन से हैं कोल्ड डेजर्ट के साथ? यहाँ देखो वो 12 के 12 दिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त उनको कम से कम नाम आपको पता होना चाहिए और किस राज्य में है। जैसे भैया सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ है? उड़ीसा में है। नौकरेक कहाँ होगा? मेघालय में। अभी हमने नौकरेक देख लिया, सबसे ऊंची चोटी भी है गारो की। फिर पंचमढ़ी कहाँ है? हम जानते हैं हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में। नीलगिरी भैया ये भी तमिलनाडु में है। इसके बाद मन्नार की खाड़ी, ये भी तमिलनाडु में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। नंदा देवी उत्तराखंड में है। अचानक मार अमरकंटक ये देखो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, बाउंड्री पर है, ठीक है। इसके बाद ग्रेट निकोबार ये अंडमान निकोबार में है। अगस्त मलाई केरल तमिलनाडु में है।
खंगचेटजोंगा ये कहां पर है? सिक्किम में है और पन्ना मध्य प्रदेश में है। क्लियर? तो ये 12 के 12 हैं। इन 12 के 12 का नाम अच्छे से पढ़ लेना, किस राज्य में है ये देख लेना, और सारे ऐसे हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं जिनके नाम और राज्य आपको पता होंगे। और 13वां कौन सा लेटेस्ट शामिल हुआ है? बोले 13वां है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट चलें अगली न्यूज। अगली न्यूज आ रही है भैया लॉकहीड से। लॉकहीड और टाटा का समझौता हुआ है, किस चीज में हुआ है? बोले भारत का जो हेलीकॉप्टर है, कौन सा हेलीकॉप्टर? सुपर हरक्यूलिस विमान। कौन सा? C-13J। C-13J जो सुपर हरक्यूलिस विमान है, इसको लेकर समझौता हुआ है कि अब यहां पर विमानों के लिए एमआरओ सुविधा भी लॉन्च कर दी गई है। एमआरओ क्या है भैया? एमआरओ का सीधा मतलब है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। देखो सीधे समझो, कहानी समझो पहले। कहानी यह थी कि लॉकडी जो है देखो अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, और टाटा हमारी भारत की है। इनके बीच समझौता हुआ कि जो भारत के द्वारा C-130J का ट्रांसपोर्ट एक तरीके से हेलीकॉप्टर है, जिसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? कोई मान लो सैन्य मिशन हो रहा है, वहां पर सैनिकों को सुविधाएं उपलब्ध करानी है, ठीक है, कोई अगर इक्विपमेंट वगैरह भेजना है या आपदा कहीं पर आ गई तो वहां के लिए प्रयोग करना है। ऐसे दूरस्थ क्षेत्र होते हैं जहां पर लैंडिंग ऊबड़ खाबड़ जैसी जगह पर नहीं हवाई पट्टी होती है, तो इन सभी जगहों के लिए यह जो हेलीकॉप्टर होता है बहुत उपयुक्त होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसको लेकर के भारत इसका प्रयोग तो कर ही रहा था, इसकी असेंबलिंग को लेकर के समझौता लॉकहीड और टाटा समूह के बीच हो चुका था, और वही समझौता एक कदम आगे और बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? अब जो है इस हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल भी होगी। कहां पर होगी? भारत में बेंगलुरु में होगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, किस जगह पर होगी? बेंगलुरु में की जाएगी इसकी एमआरओ सुविधा दी जाएगी। तो आसपास जो भी इस हेलीकॉप्टर को प्रयोग कर रहे होंगे, अगर भैया मेंटेनेंस रिपेयर कराना है, कुछ गड़बड़ आ गई है तो आ जाओ भारत में, यहीं पर रिपेयर कर देंगे दोनों मिलकर के। ठीक है, समझे? तो ये प्रश्न देखो ये है, इसमें नाम याद रखना है C-13J आपका जो हेलीकॉप्टर है, सुपर हरकुलस हेलीकॉप्टर बोला जाता है इसको। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज है ज्ञान भारतम पोर्टल से। ज्ञान भारतम पोर्टल क्या है? भारत सरकार के द्वारा ज्ञान भारतम जो मिशन चालू किया गया है, जैसे भारत में प्राचीनतम जो पांडुलिपियां हैं, 75 वर्षों से भी पुरानी पांडुलिपियां, मतलब हस्तलिखित, हाथ से जो लिखी हुई, चाहे कागज पर चाहे ताड़पत्र पर, इन पर हाथ से कुछ पांडुलिपियां लिखी गई थी, उनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है भैया। समय के साथ अगर इनको संरक्षित नहीं रखा गया तो ये नष्ट हो जाती हैं। तो इनको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने जो मिशन चालू किया गया है, उसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। अब इस ज्ञान भारतम मिशन के तहत ज्ञान भारतम पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर डिजिटलाइज तरीके से इन पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाएगा। न्यूज यह है। ठीक है, इसका शुभारंभ कब किया गया? 12 सितंबर 2025 को इसका शुभारंभ किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहां से पूछी जा सकती है कि किस वर्ष के बजट में इसकी घोषणा की गई। यहां पलट देता है तुरंत, इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2024 के अंतर्गत की गई। अब भैया गलती करा देगा, याद रखना है 2025 के अंतर्गत ही इसकी घोषणा की गई है। अब एकदम लेटेस्ट ताजी ताजी न्यूज है ये। ठीक है, दूसरी बात है और महत्वपूर्ण कि इसके तहत सरकार ने जो बजट रखा हुआ है 491 करोड़ का रखा हुआ है बजट, और 2025 से 2031 के लिए यह लागू रहेगा। ठीक है, तो यह मिशन कब से कब तक के लिए है? 2025 से 2031 के लिए, और इसके तहत बजट है 491.66 करोड़। क्लियर? क्लियर हुआ? क्या है ये समझ में आया? इसके तहत जो डेटा इंपॉर्टेंट है वो क्लियर हो गया होगा। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज आ रही है सहकारिता के क्षेत्र से, कोऑपरेटिव क्षेत्र से। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो सहकारिता के नए डिजिटल युग की शुरुआत हो चुकी है। अब इसके अंतर्गत सहकार सारथी पहल शुरू की गई है। सहकार सारथी क्या है भैया? इसके अंतर्गत समझो बात को, जो भी आपकी आरआरबीज हैं, रीजनल जो रूरल बैंक्स हैं, इनमें कैसे हम इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें, यानी कि इसको हम अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से कैसे जोड़ सकें, क्योंकि यहाँ प्रमुख समस्या क्या रहती है? फंड की समस्या रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण नहीं उपलब्ध हो पाता है लोगों को। अब इस समस्या को दूर किया जाएगा। सहकार मंत्रालय और नाबार्ड मिलकर काम करेंगे। सहकार मंत्रालय और नाबार्ड मिलकर काम करेंगे, और इसके लिए जो इनिशिएटिव चालू किया गया है, इसका नाम है सहकार सारथी। ठीक है, क्या नाम है? सहकार सारथी। और ये निर्णय कहां पर लिया गया? बोले अर्थ समिट 2025 जो गांधीनगर में हो रही थी, वहां पर यह निर्णय लिया जाता है कि भैया अब हम सहकार सारथी एक इनिशिएटिव चालू करेंगे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी आधुनिक तकनीकों से उन्हें जोड़ेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे यहाँ पर। और इस संदर्भ में आपसे नाबार्ड को लेकर के अक्सर एक प्रश्न आ जाता है कि इसकी स्थापना, देखो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। ये कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। और इसका मुख्यालय अगर पूछ दिया जाए कहां है भैया? मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय है। क्लियर? नेक्स्ट चलें, अगली न्यूज देखें। अगली न्यूज है भारत का पहला इलेक्ट्रिक ग्रीन टग प्रोजेक्ट। देखो भैया, भारत का पहला ग्रीन टग प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो भारत सरकार के द्वारा ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम चालू किया गया था। ठीक, इसके लिए इसको समझना पड़ेगा। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम क्या है? जैसे हम लोग टारगेट रख के चल रहे हैं कि 2070 तक नेट जीरो एमिशन करेंगे, नेट कार्बन इमिशन। ठीक है, तो बोले इसको एमिशन को जीरो करना होगा, इसके लिए प्रयास भी तो हर फील्ड में करने पड़ेंगे। अब बंदरगाहों के क्षेत्र में हमें प्रयास करने की बहुत जरूरत थी। इस संदर्भ में ही ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम चालू किया गया। इसके अंतर्गत कुछ पोर्ट पहले
चुने गए, जिनको यह सोचा गया कि 2024 से 2027 तक हम क्या कर देंगे, इन्हें ग्रीन टेक देंगे। यानी कि जो बंदरगाह होंगे उनको अधिक स्वच्छ करेंगे, हरित, ग्रीन और भविष्योन्मुखी बनाएंगे इनको, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे इनको स्वच्छ करना है, ग्रीन एनर्जी को यहाँ पर प्रमोट करना है, इस संदर्भ में न्यूज यह है कि भारत का पहला ग्रीन टग प्रोजेक्ट मिल गया है। किसको मिला है भैया? कांडला में ही स्थित है आपका दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण। ठीक, देखो कांडला जो पोर्ट है इसी का नाम आगे क्या बदल कर रख दिया गया था, दीनदयाल उपाध्याय। और वही जो प्राधिकरण है, जो अथॉरिटी है, दीनदयाल अथॉरिटी, इसको ही ग्रीन टग मिल चुका है और ये भारत का पहला ग्रीन टग है। क्लियर, समझ में आया? तो ये जो पोर्ट है इसको कैसे स्वच्छ ईंधन के रूप में परिवर्तित करना है या आपका हरित और भविष्योन्मुखी बनाना है। क्लियर, समझ में आ रहा है? पूरी न्यूज समझ में आई? और इसमें न्यूज किससे जुड़ी हुई है? कांडला में ही स्थित है आपकी दीनदयाल जो अथॉरिटी है। ठीक, अब दीनदयाल उपाध्याय को लेकर के इतना तो जानते होंगे ना, इनकी जन्मतिथि क्या है? 25 सितंबर। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? अंत्योदय दिवस, यानी कि अंतिम व्यक्ति तक का उदय होना चाहिए, जो इनकी परिकल्पना थी। क्लियर, क्लियर हुआ? अगली न्यूज चलते हैं। अगली न्यूज है भैया मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से न्यूज यह है कि यहाँ पर पहले भारत के कॉम्बैट ट्रेनिंग नोड के लिए मध्य प्रदेश के जेन टेक्नोलॉजी को अनुबंध मिल गया है। अब ये क्या है, मतलब इसका न्यूज क्या है? कॉम्बैट ट्रेनिंग नोड क्या है? ये सीधा समझो, आसान शब्दों में समझो कि जैसे हमारी जो इन्फेंट्री है, यानी कि पैदल सेना है, वो लड़ रही है जैसे सीमा पर, बॉर्डर पर, उसी तरीके का बिल्कुल यहाँ पर तकनीक का प्रयोग करते हुए वही वर्चुअल एकदम माहौल दे दिया जाए। यहाँ पर वैसा ही बिल्कुल वर्चुअली माहौल दे दिया जाए, युद्ध के परिदृश्य तैयार कर दिए जाए और सैनिक वहां पर कैसी कार्रवाई करेंगे इस संदर्भ में उनको ट्रेन किया जाए, हमारी पैदल सेना को ट्रेन किया जाए। इसके लिए आपका इंदौर में ही इन्फेंट्री स्कूल महू में यह प्लान किया जा रहा है। जेन टेक्नोलॉजी के साथ में हमारे रक्षा मंत्रालय ने समझौता कर लिया है। अब ये जेन टेक्नोलॉजी 120 करोड़ रुपए यहाँ खर्च करेगी और एक सिमुलेशन फ्रेमवर्क तैयार करेगी, ठीक है, और वैसा वर्चुअल माहौल देगी जिसके माध्यम से हम अपनी पैदल सेना को यहाँ पर अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं और आगे के लिए तैयार कर सकते हैं। युद्ध जैसे क्षेत्र में हम उसे तैयार भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है बॉर्डर पर ही ट्रेन किया जाए, यहाँ भी हम वर्चुअली तैयार कर सकते हैं। तकनीक का देखो कैसे प्रयोग किया जा सकता है, शानदार उदाहरण है ये। क्लियर, समझ में आया? तो समझौता किसके साथ हुआ है? बोले जेन टेक्नोलॉजी के साथ में हुआ है। और याद रखने का तरीका कैसे है? ज्यादातर देखो अब सैनिक कौन से हैं? सैनिक हमारे जेनजी आ रहे हैं कि नहीं, और जेनजी से ही याद रखो, जेन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है और कहां पर? महू में ये जो है आपका कॉम्बैट ट्रेनिंग नोड स्थापित किया जाएगा। ठीक, ये न्यूज थी हमारी। नेक्स्ट है भैया भारत और सऊदी अरब के बीच में जो वीजा समझौता हुआ है, और यहाँ समझो, यहाँ खुश मत होना कि सऊदी अरब बिना वीजा के जाने को मिलेगा, नहीं भैया। उसके लिए आपका जरूरी है डिप्लोमेट होना, उसके लिए जरूरी है आपके पास स्पेशल वीजा होना, ठीक है, या फिर कोई ऑफिशियल वीजा हो आपके पास। तो समझ में आया कि ये वीजा छूट किसको दी गई है? भारत और सऊदी अरब के बाइलेटरल रिलेशंस जो हैं, द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाया जाए, और इस संदर्भ में ही डिप्लोमेट्स को, स्पेशल वीजास को, इनको वीजा मुक्त रखा गया है। यानी कि अब ये बिना वीजा के भी दोनों एक दूसरे के देश की यात्रा कर सकेंगे। आपको केवल अपना क्या दिखाना भैया? स्पेशल पासपोर्ट दिखाना है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिखाना है, ठीक है, तो आपको कोई वीजा की जरूरत नहीं है। क्लियर, समझ में आया? तो ये भैया यहाँ सीधा प्रश्न पूछ देगा कि यह समझौता पर्यटकों के लिए, सामान्य व्यापारियों के लिए भी है? तो नहीं है, इन पर लागू नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट न्यूज है हमारी डीआरडीओ से आ रही है, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों को 7 स्वदेशी प्रौद्योगिकियां सौंपी हैं। देखो इसके लिए हुआ क्या, यहाँ पर हमें जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम है इसको समझना होगा। इस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत यह तय किया गया कि हम धीरे धीरे अपनी सशस्त्र बलों को इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी देंगे, ताकि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है, वर्ष 2020 में जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम चालू की गई, या मेक इन इंडिया जो शुरू हुआ, इसको कैसे हम सफल बना सके। इस संदर्भ में डीआरडीओ को प्रमुख नोडल एजेंसी के रूप में यहाँ नियुक्त किया गया, और वही रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो उपकरण है वो निर्माण करेगी, या तकनीक, वो तकनीकें फिर रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेंगी, और उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए डीआरडीओ ने भारतीय सशस्त्र बलों को 7 स्वदेशी प्रौद्योगिकियां सौंप दी हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट है, भारत सरकार ने अपनी वैश्विक रैंकिंग में सुधार के लिए जीआईआरजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। क्या भैया ये जीआईआरजी? जीआईआरजी का फुल फॉर्म है ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ। देखो समझते हैं यहाँ पर पहली बात तो समझो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे सूचकांक आते हैं, चाहे पीस इंडेक्स हो, चाहे हंगर इंडेक्स हो, चाहे डेमोक्रेसी इंडेक्स हो, इन सारे इंडेक्सेस में भारत की स्थिति बहुत खराब नजर आती है कि नहीं? तो बोले वो सारे इंडेक्सेस जहां पर भारत की रैंकिंग थोड़ी खराब है, इसको लेकर के एक साथ हम एक देखते हैं, 26 अंतरराष्ट्रीय जो मानक है इनको एक साथ रखना है और इनके डेटा को कलेक्ट करना है और फिर उसका विश्लेषण करना है, और आगे कैसे पॉलिसीज बेहतर की जाए कि भारत की रैंक को यहाँ पर सुधारा जा सके। तो यह जो प्लेटफॉर्म है लॉन्च किया गया है, ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ, यानी कि सुधार करना है और फिर ग्रोथ करना है, और उसके लिए जरूरी है कि जो डेटा आ रहा है, जहां कमियां बताई जा रही हैं, उनका एनालिसिस किया जाए और अच्छे से फिर उसमें सुधार के लिए आगे रिफॉर्म किए जाएं। क्लियर?
तो ये था हमारा प्लेटफॉर्म। इसके साथ यहाँ प्रमुख रूप से एक जो इंडेक्स है डेमोक्रेसी इंडेक्स, इस पर विवाद भी बहुत ज्यादा हुआ है और इस डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक है 41, ठीक है, और इस पर चर्चा भी खूब हुई है। इसके जो मानक हैं इन पर सवाल उठाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, तो इसकी स्पेशल तरीके से अलग से चर्चा की गई है। और ये मॉनिटरिंग किसके द्वारा की जाएगी, तो ये मॉनिटरिंग नीति आयोग के ही डीएमईओ जो रहते हैं, अर्थात जो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिसर रहते हैं, इनके द्वारा ही डेटा कलेक्ट किया जाएगा और विश्लेषण किया जाएगा। ठीक समझे बात को। आगे बढ़े, अगली न्यूज देखें। अगली न्यूज है संचार सारथी। देखो संचार साथी क्या है, इसमें अभी देखा होगा कि सरकार ने क्या कर दिया था, प्री इंस्टॉलेशन यहाँ पर अलाउ कर दिया, कि ये कह दिया था कि भैया आप अगर नया फोन ले रहे हो अब, तो उसके लिए आपको संचार साथी ऐप ये आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। प्री इंस्टॉलेशन की बाध्यता आरोपित कर दी थी। अब जनता ने विरोध कर दिया, बोला इससे कैसे करेंगे यार, आप जो इस तरीके से हमारी प्राइवेसी में घुसने का प्रयास कर रहे हो। और सरकार का कहना था देखो तुम्हारी जो चोरी वोरी होती है, साइबर धोखाधड़ी होती है, इन सबसे बचाएगा ये ऐप। लेकिन वही था ना कि अब पैनिक क्रिएट हो गया, अब बोले बिल्कुल नहीं करेंगे, विरोध शुरू हो गया। तो सरकार ने अपने इस निर्णय को कि संचार साथी ऐप की कोई अनिवार्यता नहीं रहेगी प्री इंस्टॉलेशन की, तो इसको हटा लिया है। ठीक है, जो प्री इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता लागू की थी उसको हटा लिया गया है, बस इतना महत्वपूर्ण है। बस इस ऐप के बारे में जानो, संचार साथी नाम था उसका। क्लियर। फिर तिरुवनंतपुरम में देश के पहले निजी नवाचार केंद्र एसीईएन का शुभारंभ किया गया है। देखो केरल जो है नेविगेशन सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संदर्भ में एक ही शानदार कदम उठा रहा है। क्या उठाया है, यहाँ पर निजी स्तर का नेविगेशन प्रणाली लागू कर दी गई है, पहली, वो भी निजी स्तर पर। ठीक है, और नेविगेशनल नवाचार प्रणाली। ठीक है, तो नेविगेशनल नवाचार प्रणाली केंद्र कहां बना है, क्या नाम है इसका, बोले एसीएन नाम है। फुल फॉर्म क्या है, अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। चूंकि अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन इसलिए नाम है क्योंकि यह अनंत टेक्नोलॉजी के द्वारा ही स्थापित किया गया है। बस इतना याद रखना है कि पहले कहां पर केंद्र बन रहा है, बोले तिरुवनंतपुरम में केरला के, और अनंत टेक्नोलॉजी के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। और यह अनंत टेक्नोलॉजी भारत की नेविगेशनल प्रणाली में कई बार मदद कर चुकी है। क्लियर। लेकिन यह निजी स्तर पर है, तो निजी रूप में उस कंपनी का, उस व्यक्ति का नाम जरूरी है जानना। तो अनंत टेक्नोलॉजी है जो निजी स्तर पर चूंकि भारत की पहली है यह। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में देखो एक ततैया प्रजाति की खोज की गई है, तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना समझ लो कि इसका नाम है बानाबिटान। चूंकि जिस जगह पर यह पाई गई है उसी के आधार पर इसका नाम रख दिया गया है नेसोलिंक्स बानाबिटाने। ठीक है, जहां पर ये मिली है और कहां पर मिली, किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल के साल्ट लेक में मिली है, वहां पर ही है सेंट्रल पार्क बानाबिटान, उसी में पाई गई, उसके आधार पर इसका नाम भी वही रख दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं इसरो के CMS-03 के बारे में। क्या है भैया ये CMS-03, देखो इसके लिए जो हम लोगों ने शॉर्ट भी किया हुआ था, क्या किया था, और अभी साइंस एंड टेक वाले पार्ट में भी ये कवर किया गया है, ये मैगजीन में ही बता दिया गया है। हालांकि इसको एक साथ समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो भैया, जब ये न्यूज आई, ठीक है, इस न्यूज तक तो नवंबर महीने की न्यूज थी, जहां पर सबसे भारी उपग्रह कौन सा था, CMS-03, जिसे GSAT-7 के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो GSAT-7 है, ये अभी तक का नवंबर तक का सबसे भारी था। लेकिन जो GSLV के द्वारा, भारत का जो लॉन्च व्हीकल है GSLV, जिसके द्वारा यह जो सैटेलाइट है प्रक्षेपित किया गया था, जिसका वजन था 4100 किलो। लेकिन जैसे ही दिसंबर महीना आता है, दिसंबर महीने में भैया इससे भी भारी ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, इस सैटेलाइट को GSLV के द्वारा प्रक्षेपित कर दिया जाता है, जिसका वजन रहता है 6100 किलो। ये तो है पूरी कहानी आसान शब्दों में। आओ जानते हैं पहले GSLV, जानते हो ना। देखो भैया, ये पृथ्वी है और पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर जो जियो सिंक्रोनस आपकी सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं, प्रक्षेपित की जाती हैं। क्यों भैया, यहाँ पर क्यों, अगर यहाँ पर नहीं भेजोगे तो यहीं छत पर खड़े होकर के अंटीना मिलाते रहोगे। कैसे, पहले जब टीवी वगैरह चलाते होगे तो पूछते थे कि नहीं आया कि नहीं आया भैया, सेट हुआ कि नहीं हुआ। तो वो कारण क्या था, क्योंकि वहां पर जो सैटेलाइट भेजे जाते थे पहले पोलर रीजन में भेजे जाते थे। लेकिन ये जो जियो सिंक्रोनस में जब हमने यहाँ पर भेजना शुरू किया, तो यहाँ जो आपका रोटेशन है पूरा का पूरा, यानी कि जो आपका घूर्णन है पृथ्वी का, वो घूर्णन जैसे जैसे होता है वैसे वैसे चारों ओर सैटेलाइट उसी आधार पर उतने ही समय में, जैसे 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन होता है, और उतना ही यहाँ टाइम लगता है पूरा का पूरा 24 घंटे। ठीक है, तो जैसे फोकस मान लो इस जगह पर है, ठीक, और साथ साथ में ये भी घूम रही है, उसी जो स्थान पर ये घूम रही है वही स्थान इसके चारों ओर भी घूम रहा है। तो क्लियर हुआ। तो जो फोकस जहां पर सैटेलाइट बनाकर रखेगी जिस क्षेत्र को, भारत के जिस क्षेत्र को, वही फोकस हमेशा बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। इसलिए जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो इस 36,000 किलोमीटर की दूरी पर ही भेजे जाते हैं, और उसके लिए भेजने वाला जो लॉन्च व्हीकल होता है वो होता है GSLV, और उसमें भी सबसे ताकतवर अभी के समय जो लॉन्च व्हीकल है हमारे पास है वो LVM-3 है, और LVM-3 को ही GSLV Mark 3 कहा जाता है। ठीक, पूरा क्लियर हुआ कहानी। तो इसी GSLV Mark 3 के माध्यम से हमने जो प्रक्षेपित किया नवंबर महीने में, उस सैटेलाइट का नाम था CMS-03, जिसे GSAT-07 भी कहा गया। लेकिन भैया नवंबर तक तो ये सबसे भारी थी, 4100 किलो की थी। जैसे दिसंबर आता है वैसे ही इसी GSLV Mark 3 या LVM-3 के माध्यम से एक और भारी सैटेलाइट हमने भेज दी और एक रिकॉर्ड बना दिया,
ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ये ब्लू बर्ड जो ब्लॉक 2 है, ये अमेरिका की यूएसएस की सैटेलाइट है, लेकिन जिसका वजन 6100 किलो है। अब भैया इतना भारी सैटेलाइट भी सफलतापूर्वक हमारे मार्क 3 के द्वारा भेज दिया गया। ठीक है, ये पूरी न्यूज है। क्लियर, समझ में आया? तो अभी के समय में सबसे भारी सैटेलाइट कौन सा भेजा गया है? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। किसके द्वारा? एलवीएम 3 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट। और ये जीसैट 7 पता ही है कि रोहिणी जो है सैटेलाइट है, उसको रिप्लेस करेगा जाकर के। ठीक, नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। वो आ रही है जम्मू कश्मीर से। क्या न्यूज है? जम्मू कश्मीर के एम्स विजयपुर में एक जेनजी पोस्ट ऑफिस खोल दिया गया है। यहां ध्यान रखना, यह जो एम्स विजयपुर है, इस परिसर में इस प्रदेश का पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस है। अब यही आपके पास दिमाग में तुरंत आना चाहिए क्वेश्चन कि भैया फिर भारत का पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस कहां खोला गया है? बोले दिल्ली में खोला गया है। और ये जो पोस्ट ऑफिस बनाया गया था, ये मिरांडा हाउस की जो छात्राएं हैं, इनके द्वारा बनाया गया। अब ये पोस्ट ऑफिस और जेनजी पोस्ट ऑफिस क्या होता है, समझ में आ रहा है? सीधा समझो, आजकल जो जनरेशन देखो, जेनजी जनरेशन है, उसको क्या चाहिए? उसको वो पोस्ट ऑफिस में पहले जैसे सरकारी काम होता था, क्या आज वैसा सरकारी काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बोर हो जाएगा भैया। अब इसलिए जेनजी जो पोस्ट ऑफिस इसलिए बोला जा रहा है कि माहौल दो उसको बिल्कुल कैफे वाला, लगना ही नहीं चाहिए कि पोस्ट ऑफिस में बैठे हुए हैं। मस्त एकदम कैफे वाला माहौल दो, सुंदर सा पोस्ट ऑफिस बना दो, काम करने में भी मजा आएगा और जेनजी का भी मन भी लगा रहेगा, पूरे मन से शिद्दत से काम करेगा। तो वैसा ही पोस्ट ऑफिस देखो दिल्ली में जो मिरांडा हाउस की छात्राएं उनके द्वारा बनाया गया, और उसी तरीके का पोस्ट ऑफिस कहां बनाया जा रहा है, और जो सुविधाएं वर्तमान में जिन आधारों पर वो कार्य कर रहा है, अपने डिजिटलाइज तरीके से जैसे जुड़ा हुआ है, वैसे डिजिटलाइज करके आपको पोस्ट ऑफिस का निर्माण भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब पुराने ढर्रे पर जो पोस्ट ऑफिस बने हुए थे, वैसे नहीं रखना पड़ेगा। इसके चलते ही अभी जम्मू कश्मीर के एम्स विजयपुर परिसर में भी प्रदेश का पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस बना दिया गया है। भारत का समझ में आ गया होगा, प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का जो न्यूज में है उसको बता दिया। ठीक है, और जेनजी पोस्ट ऑफिस क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है भैया क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग से। देखो क्यूएस क्या है पहले समझो। क्यूएस एक मानक निर्धारित करती है, और जो संस्था है वो लंदन बेस्ड है। लंदन बेस्ड एक संस्था है, क्वार्टरली सीमेंट्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, यह क्वार्टरली सीमेंट्स जैसे एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाल रही है, अर्थात एशिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी शिक्षा गुणवत्ता अपने मानकों के आधार पर तय करेगी और फिर उनकी रैंकिंग निकालती है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा अभी तक क्या होता था, क्यूएस जो भी रैंकिंग आती थी एशिया की, उसमें पेकिंग ही टॉप करती थी। रुककर समझना, रुककर इसलिए समझना क्योंकि हर बार क्या होता था, पेकिंग ही टॉप करती थी। हम लोग याद कर लेते थे भैया, क्यूएस पिछली बार जो घटना चक्र करी थी, तो क्यू के पहिया क्या आता है, क्यू के पहले आता है पी, तो पी से याद कर लेते थे, पेकिंग रहती थी टॉप पे। लेकिन इस बार गड़बड़ हो गया है मामला। गड़बड़ क्या हो गया है, टॉप पेकिंग नहीं कर रही है, टॉप कर दिया है हांगकांग ने। हांगकांग ने पेकिंग को पीछे कर दिया है और पेकिंग आ चुकी है दूसरे नंबर पे। तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी में अब ध्यान रखना है कि भैया रुककर थोड़ा समझ लेना है कि दूसरे नंबर पे पेकिंग आ चुकी है, पहले स्थान पे हांगकांग हो चुकी है। ठीक है, ये टॉप 2 है। और तीसरी कौन सी? नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, सिंगापुर। नहीं याद रखना है नहीं रखो, टॉप 2 तो कम से कम याद ही रहनी चाहिए। अगर टॉप 3 भी पूछेगा तो 2 पता है तो आप आंसर सही करोगे। ठीक है, ये तो हो गई एशिया में टॉप यूनिवर्सिटीज हो गई जो इस रैंकिंग के आधार पर आती हैं। अब भारत की क्या स्थिति है? बोले देखो यार, भारत में स्थिति तो और बुरी हो गई है। पहले टॉप 50 में 2 हमारी आ भी गई थी, कौन सी? आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे। अब की टॉप 50 में एक भी नहीं है हमारी। ठीक है, बोले टॉप 50 में एक भी नहीं है, और है कहां पर? बोले टॉप 100 में है हमारी। कितनी है? बोले इसकी रैंकिंग में टॉप 100 में 7 हमारी यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। अब भारत में समझो, एशिया में मतलब एशिया में भारत में भले कोई हम साथ ना रहें, लेकिन हम साथ जरूर रहेंगे। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि याद रहे कि हम साथ नहीं रहेंगे लेकिन हम साथ जरूर रहेंगे। तो 100 में कितनी है भारत की? 7 हैं, और जिसमें भी टॉप फिर से आईआईटी दिल्ली ही है जिसकी 59th रैंक है। टॉप 50 में एक भी नहीं भारत की है। ठीक है, तो इस रैंकिंग से जितनी जानकारी महत्वपूर्ण थी हम लोगों ने निकाल ली है। क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं, तो अब फिल्म महोत्सव पर आते हैं। इसको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, एकदम मजे मजे से, हंसी मजाक के लिहाज से पढ़ना है और सारे याद हो जाएंगे अभी। ठीक है, मजा लेना है एकदम, और मजा पूरा भरपूर आएगा कि सारा याद भी हो जाएगा आंख बंद करके। जैसे अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात होती है, ये तो पता ही होगा कि हर बार ये जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है कहां पर होता है? गोवा के पणजी में होता है, हर बार होता है। लेकिन यहां पर अब की बार जानकारी ये महत्वपूर्ण ये रखनी है कि कौन सा है? बोले 56वां है। तो बस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात हो रही है, तो हमें गोवा भैया पणजी पहुंचना है फिल्म देखने। हमको फिल्म देखने जाना है और 56 इंच का सीना लेकर जाना है अपना। ठीक है, बोले ना 56 इंच का। अब बोले 56 इंच से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि 56वां है अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, वहां 55वां 54वां 53वां दे देगा, हवा टाइट हो जाएगी। इसलिए याद रखना, ये जो कहानी बताई जाए इससे जुड़ी हुई एकदम मजेदार बातें जो बताई जाए वो सब याद आएंगी, जैसे क्वेश्चन आएगा वहां पर, बस ध्यान से सुन लो, 5 मिनट लगेगा सुनने में, उसके बाद सब कुछ याद हो जाएगा। बोले देखो 56 इंच का सीना लेकर जाना है मूवी देखने। अब चले गए, पहुंच गए। अब मूवी देखने जैसे पहुंचोगे, चूंकि गोवा में पहुंचोगे, गोवा में क्या दिखाई देगा? समंदर ही समंदर। बोले सब कुछ नीला नीला, ब्लू ब्लू एकदम दिखाई दे रहा है। तो उद्घाटन फिल्म याद हो गई ब्लू ट्रेल। कौन सी भैया?
ब्लू ट्रेल। और जब वहां से निकलोगे, मतलब जब खत्म करके आओगे अपना मूवी देख करके, तो क्या होगा, सब भूतिया टाइप का दिखाई देगा, तो घोस्ट जैसा सब दिखाई देगा। तो ए यूजफुल घोस्ट। तो समापन फिल्म अगर पूछ दी जाए आपसे तो कौन सी है, बोले द ब्लू ट्रेल। और अगर आपसे पूछा जाए समापन नहीं, उद्घाटन फिल्म पूछा जाए तो कौन सी है, ब्लू ट्रेल, क्योंकि जब हम गए थे तो हमें सब ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा था। और अगर समापन फिल्म पूछी जाए, मतलब जब हम निकले तो हमें सब भूतिया टाइप का दिखाई देने लगा यार बाहर से निकलते ही, तो यूजफुल घोस्ट हो जाएगी यहाँ पर उसकी समापन फिल्म। तो ये इतने फैक्ट याद हुए। पहला देखो 56 याद हुआ, 56वां है। दूसरा हमें उद्घाटन फिल्म याद हुई, तीसरा समापन फिल्म याद हुई। अब नेक्स्ट आते हैं कि देखो अपने पार्टनर के साथ गए हो तुम मूवी देखने, फिल्म देखने, बोले अगर फोकस तुम पान पे करोगे, बैठ के देख रहे हो, फोकस अगर पान पे करोगे तो पार्टनर के साथ पेन में आ जाओगे, ठीक है। समझे, कहानी समझना, गए हो फिल्म देखने और पूरी फिल्म देखने में ही जो कहानी बताई जाएगी सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। फोकस करोगे अगर पान पे तो पार्टनर के साथ पेन में आ जाओगे। फोकस पान पे मतलब पान से याद किया जापान को, हम याद करते हैं हमेशा पान से जापान को, बोले फोकस था पान पे तो जापान, और बोले पार्टनर के साथ पेन में आ गए, पेन से याद हो गया स्पेन, तो याद हो गई पार्टनर कंट्री कौन है, स्पेन। और फोकस कंट्री कौन है, बोले फोकस कंट्री है जापान। सीधा प्रश्न बनाया जाता है कि फोकस कंट्री बताइए इसमें कौन थी, सीधा प्रश्न बनाया जाता है वन लाइनर में अगर बनता है तो पार्टनर कंट्री बताओ कौन सी थी, तो स्पेन थी, ठीक। अब आते हैं फिल्म पर। देखो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है, फिर निर्देशक का, डायरेक्टर का, और फिर एक्टर और एक्ट्रेस का, इतना याद कर लेते हैं। समझो ध्यान से, यहाँ पर जो बेस्ट फिल्म होता है वहां पर देखो गोल्ड का मयूर दिया जाता है, मयूर दिया जाता है यहाँ पर सोने का। और जो इसके अलावा जो अवार्ड दिया जाता है, जैसे डायरेक्टर का दिया जाता है, वहां पर सिल्वर का मयूर दिया जाता है, और एक्टर और एक्ट्रेस को भी सिल्वर का ही दिया जाता है। तो यहाँ जब गोल्ड दिया गया भैया, बोले जैसे हम पहुंचे, अब हम पार्टनर के साथ पहुंच चुके हैं, बोले अब लगाओ फिल्म। बोले कौन सी फिल्म लगाई जाए, बोले वही फिल्म लगाओ जो यूथ को सबसे ज्यादा पसंद हो, है नहीं, हम भी तो यूथ है भाई। तो बोले ठीक है चलो लगा देते हैं, बैठो आप लोग। और यूथ को लगाना है तो यहाँ मूवी याद हो गई, कौन सी है बेस्ट फिल्म, स्किन ऑफ यूथ। तो यूथ को पसंद आएगी स्किन ऑफ यूथ मूवी, क्लियर। तो इसको ही गोल्ड का मयूर दे दिया जाएगा, स्वर्ण मयूर मिल गया। तो जो डायरेक्टर साहब थे जो फिल्म बनाए थे, बोले हमारी फिल्म को गोल्ड मिल गया है, बोले अब हमको चांदी से ही संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही गोल्ड का मयूर था। अब एक गोल्ड मयूर मिल चुका है, बोले हमको संतोष करना पड़ेगा चांदी से। अब जो डायरेक्टर साहब थे, संतोष करना पड़ेगा, तो याद हो गया नाम हमें, संतोष। संतोष दवाखर नाम है इनका, जिन्हें रजत मयूर मिला है। तो हमें फिल्म भी याद हो गई, जो यूथ को पसंद हो, संतोष करना पड़ेगा चांदी से डायरेक्टर साहब को, तो हो गया भैया संतोष नाम यहाँ पर किसको मिला हुआ है, ठीक है। अब एक्टर और एक्ट्रेस याद करते हैं। देखो एक्टर मर रहे थे और एक्ट्रेस जारा के कपड़े पहन के घूम रही थी, ठीक है। जो हमने फिल्म देखी तो बोले एक्टर साहब भैया उसमें मर रहे थे, और एक्ट्रेस साहब क्या थी, जारा के कपड़े पहन के घूम रही थी। ये इसलिए बताया खाली याद करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कोई पर्सनल मत लेना इस चीज को। तो सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता हैं वो हैं, मर से याद किया उबी मर, और अभिनेत्री कौन याद हो गई, जारा से याद हो गई भैया, जारा सोफिया। चारों फैक्ट याद हो गए। अभी आंख बंद करनी है, ठीक, इसके बाद आंख बंद करके पूरी कहानी जो बताई जा रही है ना, पूरी कहानी लिंक होगी एकदम, और एक एक फैक्ट याद होता चला जाएगा, ठीक। एक बार और रिवीजन कर लेना, फिर देखो एक को नाम नहीं भूलोगे, यहाँ पर कौन फैक्ट आ जाएगा। इसके पश्चात और यहाँ पर फैक्ट थोड़े दिए हुए हैं जो भारत से संबंधित हैं। जैसे भैया जो डेब्यू डायरेक्टर और इंडियन फीचर फिल्म को अवार्ड मिला है, उसमें किसको मिला हुआ है, करण सिंह त्यागी को, जो आते हैं केसरी चैप्टर 2 के लिए, ठीक है। जिन्होंने कौन सी डायरेक्ट की है, केसरी जो चैप्टर 2 आया है, करण सिंह त्यागी नाम याद रखना है, क्योंकि इन्हें इंडियन फीचर फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया है डेब्यू डायरेक्टर के रूप में। फिर इसके बाद में एक आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक, जो नॉर्वे की फिल्म सेफ हाउस को, उसमें सबसे महत्वपूर्ण देखो ये जरूर है, ये बहुत ज्यादा चांसेस है पूछा जा सकता है यहाँ से, क्या भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के चूंकि 50 वर्ष पूरे हुए, तो यहाँ विशेष सम्मान के लिए जो अवार्ड दिया गया है, यानी कि इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो वो रजनीकांत साहब को मिला हुआ है, और नाम आसान है, याद रख सकते हो। और बेहतरीन सबसे वेब सीरीज जो ओटीटी प्लेटफॉर्म की किसको गई है, किसको अवार्ड मिला हुआ है यहाँ पर, बंदिश बैंडिट्स सीजन 2 को, ठीक। बंदिश बैंडिट्स सीजन 2 को यहाँ पर बेस्ट वेब सीरीज का ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो रिलीज हुई थी। अब आंख बंद करो, तो ये वाला देखो रजनीकांत है या बंदिश बैंडिट्स, ये तो याद ही रहेगा ना, ये तो आसान ही है। अब आंख बंद करो, इधर वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक, इधर वाली कैसे याद होती है, देखो मूवी देखने जा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय फिल्म, गोवा गए हैं, अब गोवा में भैया 56 इंच का सीना लेकर पहुंचे, बोले ठीक है 56वां याद हो गया, ठीक, आंख बंद रखना, खोलना नहीं, ध्यान से सुनते रहना। फिर जैसे पहुंचे गोवा में, सामने सब ब्लू ब्लू नजर आया एकदम, तो उद्घाटन जो मूवी थी वो याद हो गई, द ब्लू ट्रेल। उसके बाद जब निकले भैया, निकलोगे यहाँ से तो सब घोस्ट भूतिया टाइप का नजर आएगा, तो बोले ए यूजफुल घोस्ट याद हो गई यहाँ से, समापन मूवी। अब पहुंच रहे हैं वहां पर, तो यहाँ दिखा कि भैया फोकस, अब बोले बैठना है वहां पर, फोकस पान पर नहीं करना है, अगर पान पर फोकस किए नहीं तो पार्टनर के साथ क्या हो जाएगा, पेन में आ जाओगे। तो फोकस कंट्री जापान हो गई, और पेन मतलब हो गया स्पेन, क्लियर। अब आते हैं जो गोल्ड और सिल्वर को लेकर के जो अवार्ड दिए जाते हैं, गोल्ड मयूर, सिल्वर मयूर। गोल्ड भैया बोले ऐसी मूवी लगाओ जो यूथ को पसंद हो, स्किन ऑफ यूथ हो गई, जिसको गोल्ड मिल गया आराम से। फिर भैया संतोष कर लिए डायरेक्टर साहब, तो उनको सिल्वर मिला, और संतोष नाम है उनका। अब एक्टर एक्ट्रेस जो उसमें थे भैया, एक्टर मर रहे थे, और एक्ट्रेस साहब क्या थी, एक्ट्रेस जो है जारा के कपड़े पहने थी, तो मर से याद हुआ उबी मर, और
और एक्ट्रेस से याद हुआ ज़ारा सोफिया, ठीक है, याद हो गए सारे? आँख बंद किए थे? खोल लो आँख भैया, आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आ रही है भारत की जनगणना से। सेंसस में तो वैसे भी बहुत देरी हो गई है। अब ये सेंसस क्यों हुआ? एक तो कोविड आ गया, कोविड के बाद फिर ये हुआ चलो कुछ परिवर्तन करते हैं। जातिगत जो कास्ट सेंसस है यहाँ पर शामिल कर दी गई, उसके चलते लेट हुआ। अब कास्ट सेंसस के बाद अब हुआ है अंततः सरकार ने मंजूरी दे दी है और यह मंजूरी दी गई है 12 दिसंबर 2025 को और जो इसके लिए लागत है, बजट है निर्धारित किया गया है 11,718 करोड़, ठीक है? 11,718 करोड़ यहाँ पर बजट निर्धारित किया गया है और ये मंजूरी जो दी गई है तारीख याद रखना 11 दिसंबर 2025 को। यह जो जनगणना अब कराई जाएगी 2027 में, यह 2 चरणों में जनगणना कराई जा रही है। 1 अप्रैल से सितंबर 2026 तक, दूसरी फरवरी 2027 में। क्लियर? समझ में आया? पहली जो जनगणना होगी उसमें देखो आपका जनसंख्या की जनगणना नहीं होने वाली है। पहली जनसंख्या में जनगणना में आवास वगैरह, गृह आवास इनको सूचीकरण किया जाएगा, सूचीबद्ध किया जाएगा। फिर जो दूसरा चरण होगा उस दूसरे चरण में उस जनसंख्या की जनगणना की जाएगी। तो यह 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जातिगत जनगणना भी इस बार शामिल की जा रही है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से यह जनगणना कराई जा रही है, ठीक है? जो जातिगत जनगणना है, ठीक? समझ में आया? इसमें देखो एक फैक्ट ये दिया हुआ है कि जब यह पूरी प्रक्रिया होगी तो 1.02 करोड़ मानव दिवस यानी कि इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। 1 करोड़ के आसपास यहाँ पर मानव दिवस रोजगार सृजित किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलें अब, ये थी जनगणना से जुड़ी हुई न्यूज़। अब बिहार विधानसभा से चलते हैं। देखो भैया, बिहार विधानसभा वाली हमने न्यूज़ कवर भी कर रखी है एक बार, कहाँ पर? जब आई दृष्टि हम लोगों ने की हुई थी, तो वहाँ पर भी ये न्यूज़ आई हुई थी क्योंकि सितंबर के पहले की न्यूज़ वहाँ कवर है बहुत सारी, यहाँ रिपीट होंगी। यहाँ इसके बाद सितंबर से महीने से जो न्यूज़ है ना इसमें, घटनासार में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 4 महीने की न्यूज़ जो हम लोगों ने अभी तक की है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बाकी ये भी है, पिछले 6 महीने की पूरी कवर करेंगे अच्छे से, शांति से एकदम। सुनो अब जैसे बिहार में जो इलेक्शन हुआ, अब बिहार इलेक्शन में पहली बात पूछी जाएगी कि 18वीं विधानसभा का चुनाव था, ठीक है? तो भैया हमने याद किया था कि बिहार विधानसभा चुनाव बालिग हो चुका है, बालिग मतलब 18 साल का हो चुका है, तो 18वीं विधानसभा का चुनाव है और बिहार विधानसभा में सीटें कितनी हैं? बोले 243। इन 243 में से कितनी सीटें आई हैं? एनडीए को, जो नेशनल जो डेमोक्रेटिक अलायंस है, इस अलायंस को 202 सीटें मिली हुई हैं और सबसे बड़ा दल जो है बीजेपी है, इसके बाद जेडी है, जेडीयू और इसके बाद में आपका एलजेपी है। ये 3 प्रमुख बड़े दल हैं। इसमें जेडीयू आप समझ रहे होंगे नीतीश कुमार का है, जो नीतीश कुमार जी 10वीं बार क्या है भैया? आपके सीएम बन गए हैं। और नीतीश याद रहे ना, अगर 10 नहीं याद रहे ना, नीतीश का 30 का बटे 3 कर दो, ठीक है? 10वां याद हो जाएगा कि 10वीं बार ये सीएम बन रहे हैं, सीएम साहब। क्लियर? और इसमें कुछ 1-2 फैक्ट दिए हुए हैं, अगर बहुत डिटेल से पूछेगा, वैसे बीपीएससी वगैरह में अगर कोई पेपर दे रहे हो तो वहां पर ये पूछा जा सकता है। क्या? कि सबसे कम वोटों से कौन जीता है? तो सबसे कम वोटों से राधाचरण 27 वोटों से जीते हैं और उसके अलावा सबसे ज्यादा वोटों से कलाधर मंडल जी जीते हैं 73,000 वोटों से, ठीक है? 73,572 वोटों से जीते हैं और राधाचरण साहू जो हैं ये सबसे कम वोटों से 27 वोटों से जीते हुए हैं और दोनों ही जनता दल यू, जेडीयू से ही आते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो ये था बिहार चुनाव से जुड़ी हुई कुछ न्यूज प्रमुख। अब आगे चलते हैं तो बिहार में एक नया इनिशिएटिव चालू किया गया है। जैसे यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा भारत दर्शन कराया जाता है, वैसे बिहार सरकार मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना चालू कर रही है। छात्रों को जितने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या प्राकृतिक स्थल हैं, इनका भ्रमण कराया जाएगा। तो कौन सा राज्य शुरू कर रहा है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना? ये प्रश्न सीधा बनाया जाएगा। तो बिहार राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अगली न्यूज है वंदे भारत से। वंदे भारत बहुत चर्चा में रहा, काफी डिस्प्यूट भी हुआ, वाद विवाद तो चलता ही रहता है। हमें जानकारी लेनी है यहाँ पर कि कौन सी न्यूज हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखो भैया, वंदे भारत को लेकर के 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 150 वर्ष का क्या मतलब है? 150 वर्ष का मतलब है बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा 7 नवंबर, ठीक, तारीख याद रखना, 7 नवंबर 1975 को सर्वप्रथम यह जो गान है वंदे मातरम, यह राष्ट्रीय गीत जो है यह पहली बार गाया गया था, यह लिखा गया था, ऐसा समझ लो। अब इसको जब आगे साहित्य में प्रयोग किया गया आनंद मठ में, तब वर्ष था 1982, ठीक है? तो आनंद मठ में यह 1982 में आया था, लेकिन इसके पहले इसकी रचना कब कर दी गई थी? 7 नवंबर 1975। इसके आधार पर हो चुके हैं पूरे 150 साल पूरे इसके, जब रचना हुई थी। तो अब जब 150 साल पूरे हो गए तो उसी पर स्मृति के अनुसार अगले 1 वर्ष के लिए 7 नवंबर 2025 से अगले 7 नवंबर 2026 तक के लिए हम वर्ष भर स्मरणोत्सव मनाएंगे। ठीक समझे? तो ये कहानी हुई और काफी लंबी चर्चा हुई थी यहाँ पर। इसी तारीख को याद होगा संसद में, है ना, जब बात हुई कि 5-5 घंटे एक ही टॉपिक पर चर्चा हो रही है, लेकिन ये केवल 5 मिनट का चर्चा का विषय है। अभी समझ लेते हैं। देखो, हम लोगों को जानकारी जरूरी थी कि 7 नवंबर 1975 की डेट, उसके बाद 1982 वर्ष महत्वपूर्ण है, याद रखना। इसके बाद हमें याद रखना चाहिए कि कांग्रेस में कहीं पर जिक्र आया है क्या अधिवेशनों के दौरान? बिल्कुल आया है। जब 1896 का याद करो, जब कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता की गई थी रहीमतुल्लाह के द्वारा, ठीक है? तो रहीमतुल्लाह के द्वारा जब ये अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है, तो यहीं पर यह राष्ट्रीय गीत के रूप में गाया जाता है।
किसके द्वारा भैया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्लियर? तो अधिवेशन कौन सा था? 1896 का कलकत्ता का अधिवेशन था और रहीमतुल्लाह के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ये पूछा जा सकता है जो ऐतिहासिक सोर्सों के अंतर्गत वंदे मातरम वाला जो अधिवेशन था प्रमुख रूप से। फिर भैया इसको अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय गीत के रूप में हमारे संविधान कब स्वीकार किया गया, तो तारीख थी 24 जनवरी 1950, जब यह राष्ट्रीय गीत के रूप में शामिल किया जाता है। क्लियर? तो इतने जितने वर्ष बताए, तिथि बताई, ये सारे महत्वपूर्ण थे और इन सभी को तैयार करके जाना, जब वंदे भारत के बारे में कोई भी प्रश्न आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, तो यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भारत को 2025 से 2029 तक के लिए पुनः सदस्य बना लिया गया है। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, यूनेस्को में ये भारत सदस्य बनता ही रहता है, बस वर्ष याद रखना 2025 से 2029 तक के लिए। यहाँ खेल सकता है, 2025 से 2028 कर देगा तो बस गड़बड़ हो जाएगा वहीं पर। फिर है देश की पहली सहकारी मल्टी फीड कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट। देखो भैया, देश की पहली सहकारी, ये सहकारी है, अपने आप में कोऑपरेटिव है, तो कोऑपरेटिव है, ये मंत्रालय किसके पास में है? ये मंत्रालय है अमित शाह जी के पास। सहकारी मंत्री कौन है देश के पहले? अमित शाह जी हैं। और पहली बार मंत्रालय ही भैया 2019 में आया है। 2019 है या 2021 है, एक बार देख लेना, शायद 2019 ही है। तो जब मंत्रालय ही ये पहली बार आया, उसके सहकारी मंत्री अमित शाह जी बने और इसी के आधार पर इन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में जो कोपर गांव है, यहाँ पर ये बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है। और इस बायोगैस प्लांट के माध्यम से होगा क्या? बायोगैस बनाई कैसे जाती है? जो बायोमास होता है या कृषि अपशिष्ट होता है, उस कृषि अपशिष्ट को प्रयोग किया जाता है और उसका प्रयोग भी कैसे होता है? विदाउट ऑक्सीजन, अर्थात यही कुछ बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं। ठीक है? और बैक्टीरिया बढ़िया से डिकम्पोज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो भूसी डाल दी गई यहाँ पर, ठीक है, गोबर वगैरह डाल दिया गया। अब उसको बढ़िया से डिकम्पोज करेंगे ये जो बैक्टीरिया होंगे, और डिकम्पोज करने के बाद में फिर यहाँ जो बायोगैस है बनाई जाती है, इस बायोगैस का प्रयोग किया जाएगा और ये स्वच्छ ईंधन हो गया अपने आप में। क्लियर? समझ में आया? तो ऐसा ही जो प्लांट लगाया जा रहा है वो कोपर गांव में लगाया जा रहा है, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में। ठीक है? तो ये तो न्यूज हो गई करंट की। इसके साथ आपको ये जानकारी रखनी चाहिए कि इस प्लांट के माध्यम से 55 करोड़ रुपए देखो यहाँ पर निवेश किए गए और प्रतिदिन जो है 12 टन कंप्रेस्ड बायोगैस बनाई जाएगी और यहाँ जो गुड़ का प्रयोग किया जाएगा, उस गुड़ से 75 टन पोटास बनाया जाएगा। तो ऐसा पहली बार है जब कोई प्लांट बन रहा है जहां बायोगैस का निर्माण हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि देश का पहला सहकारी तो हो सकता है, लेकिन क्या भैया देश का पहला या सबसे बड़ा प्लांट है क्या ये? नहीं, देश का पहला ऐसा प्लांट, बायोगैस प्लांट सबसे बड़ा कहां पर लगा हुआ है? तो पंजाब में है। ठीक है? ध्यान रखना है, पंजाब में है। आपको और जानकारी जिसके पास है कमेंट सेक्शन में उसे बताना है कि और क्या जानते हो इस प्लांट के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, अगली इंफॉर्मेशन है रेडियो दिरांग की। क्या है भैया रेडियो दिरांग? देखो, रेडियो दिरांग सीधा समझो कि दिरांग कहां है? अरुणाचल प्रदेश में एक क्षेत्र है। इस अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में ही इस रेडियो दिरांग को लॉन्च किया गया है। क्या है रेडियो दिरांग? इसके माध्यम से दूरस्थ जो लोग हैं, इनको सैन्य जो भी मतलब सद्भावना या सैन्य जो चीनी सीमा से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, इनके मध्य में बेहतर संचार कैसे उपलब्ध कराया जाए। तो रेडियो चैनल पर ही 88.4 आएगा, जिसके माध्यम से सेना के जितने कार्यक्रम रहेंगे, तो लोगों से संवाद जो स्थापित करने के लिए यह प्रयास है रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग। ठीक है? भारत सरकार, आपको पता होना चाहिए, इसके संदर्भ में जो ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया था 1998 से, इसके माध्यम से जैसे जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का या पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र हैं, जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, यहाँ पर जनता से कनेक्ट रहने के लिए ही ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था। और कब चलाया गया था? 1998 से ये ऑपरेशन सद्भावना चल रहा है। उसी ऑपरेशन सद्भावना की ही अगली पहल है ये रेडियो दिरांग, जिसमें यह दिरांग क्षेत्र के आसपास 88.4 एफएम सुनो बढ़िया से, और सारी जानकारी यहाँ पर लोगों को दी जाएगी और कनेक्ट रखा जाएगा। ठीक है? समझे? काफी सेंसिटिव क्षेत्र होता है, तो उसमें ये सारे प्रयास किए जाते हैं कैसे लोगों तक पहुंच को सुनिश्चित किया जाए। फिर नेक्स्ट है कि भारत 2025 से 2028 की अवधि के लिए सीए और पीओसी के लिए पुनः निर्वाचित हो गया है। बेसिकली सीए क्या है भैया? सीए का मतलब है काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पीओसी का मतलब है पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल। इसके लिए निर्वाचित कर दिया गया है। लेकिन यहाँ जानकारी ले लो खाली किसके बारे में? यूपीयू के बारे में, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ये एक आपकी यूनाइटेड नेशन की विशेष एजेंसी है। तो ये यूपीयू यूनाइटेड नेशन की विशेष एजेंसी है। बेसिकली नाम ही से समझ में आ रहा होगा, पोस्टल यूनियन। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे पोस्टल संचार को, डाक संचार को सुनिश्चित किया जाए, इस संदर्भ में यह एजेंसी कार्य करती है। इसका जो मुख्यालय है, याद रखो, बर्न स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और उसी के अंतर्गत ही आपका सीए और पीओसी में भारत को पुनः से निर्वाचित कर दिया गया है। बस इतनी महत्वपूर्ण जानकारी थी। नेक्स्ट चलते हैं, भारत संयुक्त मानवाधिकार परिषद के लिए पुनः निर्वाचित हो गया है। सुनो भैया, मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को, पता है ना? अब यहाँ मानवाधिकार परिषद क्या है? देखो, पहले तो यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट कमीशन हुआ करता था, अब ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन 2006 से चेंज हो गया काउंसिल में। ठीक है? अब हो गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, परिषद। अब ये परिषद के लिए जो सदस्य देश, जो देशों का निर्वाचन होता है, 2006 से देखो यहाँ सदस्य देशों का निर्वाचन हो रहा था।
हर क्षेत्र से उठाए जाते हैं। अब उन क्षेत्रों में यहाँ भारत को भी लगातार चुना जा रहा है, लेकिन एक यहाँ पर प्रोविजन है। प्रोविजन ये है कि कोई भी देश लगातार 3 वर्ष के लिए 3 बार नहीं चुना सकता। लगातार 3 बार नहीं चुना जा सकता है। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल तो 3 वर्ष ही होता है, ठीक है? इनका कार्यकाल कितना होता है? बोले कार्यकाल तो 3 ही वर्ष होता है। नहीं, 3 वर्ष नहीं होता, हाँ, 3 ही वर्ष होता है। तो कार्यकाल 3 वर्ष रहेगा, लेकिन लगातार 3 बार नहीं चुना जाएगा। अब लगातार 3 बार नहीं चुना जाएगा, तो इसके लिए जैसे 2006 में हो गया, 2007 में हो गया, 2008 में हो गया, 2009, 2010, ठीक है? तो ये हुआ जैसे पहली बार जो चुना गया 2006, 2007, 2008, 2010, फिर 2012 और 2014। क्लियर? समझ में आया? तो इस तरीके से जब चुना जा रहा है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि बीच में एक गैप ज़रूर वर्ष का दिखाई देगा। कहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है? जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2011 में नहीं है कुछ, ठीक है? फिर उसके बाद में ये 2 बार हो गया, 2 कार्यकाल हो गए, अब लगातार तीसरी बार नहीं चुन सकते हैं। फिर 1 साल का गैप यहाँ पर दिखाई देगा। समझे? ध्यान से देखना। ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या मिसिंग है? यहाँ 2011 मिसिंग है, यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या मिसिंग है भैया? यहाँ पर 2018 मिसिंग है, ठीक है? तो 2018 भी मिसिंग है, 2011 भी मिसिंग है। क्यों नहीं यहाँ पर चुना गया है? क्योंकि लगातार 3 कंटीन्यूअस कार्यकाल के लिए भारत को नहीं चुना जा सकता है। ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का एक प्रोविजन है और यहाँ 3 वर्ष कार्यकाल होता है। वर्तमान समय में फिर से भारत को चुन लिया गया है। 2026 से शुरू होगा कार्यकाल और 2028 तक चलेगा, ठीक है? तो 3 वर्ष का यहाँ पर कार्यकाल होता है। क्लियर? समझ में आया? चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं, इतना इंफॉर्मेशन जरूरी था। इसके बाद अगली है ब्रिटेन प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। देखो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का नाम आपको पता होना चाहिए, कीर स्टारमर, और 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर की इनकी यात्रा रहती है। महत्वपूर्ण ये था कि ये रानी मुखर्जी से भी मिलते हैं, बोलते भाई फिल्में बनाओ, तो फिल्मों को लेकर के यहाँ समझौता होता है। दूसरा एक समझौता है कि 56 अरब डॉलर का जो बाइलेटरल ट्रेड है हमारे बीच, इसको 2030 तक हम दोगुना करेंगे। साथ ही यहाँ पर बात हुई कि 9 विश्वविद्यालयों के जो भारत में कैंपस बनाएंगे। ब्रिटेन में जो हायर एजुकेशन है, आप सोचो, उच्च गुणवत्ता प्राप्त होगी भारत में ही, उन संस्थानों के, उन विश्वविद्यालयों के अगर यहाँ पर कैंपस बन जाए तो मजा ही आ जाएगा। इसको लेकर समझौता हुआ कि 9 विश्वविद्यालय रहेंगे जिनके भारत में कैंपस बनेंगे। यहाँ चर्चा हुई कि एक ऐसा है ब्रिटेन का जो इस वर्ष ही जुलाई 2025 में आपने पढ़ा होगा, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन की, इसका कैंपस भारत में गुड़गांव में बनाया जा चुका है, ठीक है? तो ये याद रखना है कि इस तरीके का एक कैंपस बन चुका है ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी का। आगे 9 यूनिवर्सिटीज हैं, इनका और बनाएंगे हम यहाँ पर कैंपस। क्लियर? तो ये सारे समझौते हुए, और प्रमुख जो समझौते हुए जैसे नेट जीरो एमिशन को लेकर के, मिसाइल्स को लेकर के, ये सब मेंस के स्तर पर आपको प्रयोग करना है, करंट के लेटेस्ट के जितने भी समझौते रहते हैं, ठीक है? फिर आते हैं मंगोलिया। तो मंगोलिया के प्रधानमंत्री साहब भी आए, उनका नाम था खुरेलसुख उखना। तो यह भी आते हैं भारत में, और जैसे ही भारत पहुंचते हैं तो सबसे पहले बोला जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, देखो हमारे तो स्पिरिचुअल रिलेशन है और बुद्धिज्म को लेकर के यहाँ बात की जाती है कि हम दोनों एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, बुद्धिज्म के माध्यम से एक सूत्र में बनते हैं, और हम दोनों स्पिरिचुअल सिबलिंग हैं। सिबलिंग मतलब भाई हैं, दोनों स्पिरिचुअल सिबलिंग हैं। साथ ही साथ यहाँ ध्यान रखना है, गलती कहाँ कराएगा, जो मंगोलिया है, मंगोलिया के साथ हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है 1955 से शुरू होते हैं, और 55 के आधार पर देखा जाए तो अब 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो 70वीं यहाँ पर वर्षगांठ मनाई गई। गलती करा देगा, यहाँ 1955 से दे देगा 1965, या कह देगा भैया 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, स्टेटमेंट में ऐसे गलत कराता है। तो याद रखना है, मंगोलिया के साथ हम 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ध्यान देकर जहां जहां गलती कराई जाती है वहां वहां रुककर समझना है, ठीक है? साथ ही मंगोलिया में एक रिफाइनरी की बात की गई है कि 2028 तक यहाँ पहली तेल रिफाइनरी हम खोल देंगे, और ये लाइन ऑफ क्रेडिट पर ही आधारित होगा। लाइन ऑफ क्रेडिट में मतलब सॉफ्ट लोन दिया जाता है, ऐसा समझो कि सस्ती दरों पर सॉफ्ट लोन निर्धारित कर दिया जाता है कि हम इस देश को इतनी लाइन ऑफ क्रेडिट पर इतना लोन देंगे। उसके आधार पर जो 1 अरब $8 है, भारत ने मंगोलिया के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट निर्धारित कर रखा है, उसके अंतर्गत ही तेल रिफाइनरी बनाने जा रहा है, और विश्व स्तर पर सबसे बड़ी डेवलपमेंटल पार्टनरशिप परियोजना भी बताई जा रही है जो मंगोलिया के साथ की गई। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, अगली न्यूज है भैया भारतीय वायुसेना पर। भारतीय वायुसेना के बारे में न्यूज ये आई है कि सबसे तीसरी ताकतवर वायुसेना बन चुकी है। अब यह जो रैंकिंग निकाली गई है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा, तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा रैंकिंग निकाली जाती है। पहले ही रैंक किसकी है? बोले अमेरिका ही रहेगी, स्वाभाविक सी बात है। दूसरी कौन होगी? बोले रूस है। तीसरी भारत है। अब यहाँ दिमाग में आ रहा होगा चीन क्यों नहीं है? देखो, यह जो रैंकिंग की जाती है, इनके जो मानक हैं, इनके अपने मानकों के आधार पर इन्होंने बतलाया है कि मात्र आपके पास लड़ाकू विमान की संख्या ज्यादा है, या आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, जैसे है ना, जो एयरफील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके आधार पर ही आपकी रैंक नहीं यहाँ निकाली जाती है। यहाँ प्रॉपर तरीके से पूरा देखा जाता है, टीवीआर निकाला जाता है, ठीक है? अब टीवीआर के आधार पर ट्रू वर्ल्ड रैंकिंग निकाली जाती है, उस पर देखा जाता है कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो। इसमें भैया आप कितना प्रशिक्षित हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट आपके पास कितना है, कितने तकनीक आप बेहतर तरीके से प्रयोग कर रहे हो आपकी वायुसेना, उसके आधार पर कहा जाता है आपकी एयरफोर्स की रैंकिंग क्या है। तो इसमें जो भारत का स्कोर है वो चीन से बेहतर है। भारत का स्कोर आया है 69.4, और वहीं जो चीन का स्कोर है 63.8 है। तो तीसरा स्थान भारत का आ गया। चौथा स्थान पर कौन है?
बोले चाइना है और 5वें पर जापान है। तो बेसिकली हमें याद रखना है हम टॉप 3 में हैं यहाँ पर। पहले पे अमेरिका है, दूसरे पर चीन है और तीसरे पे कौन है? तीसरे पर हमारा भारत है। प्यारा भारत तो महत्वपूर्ण है, गौरव गर्व की बात है, तो ये पूछा भी जा सकता है। फिर मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी भी आए, क्योंकि हमने देखा कि मॉरिशस 10 महीने पहले आज से मॉरिशस हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, वहां पर जो उनका राष्ट्रीय पर्व हुआ था। तो अब मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो राम गुलाम है, ये आते हैं भारत। यहाँ जो चर्चा होती है ये समझते हैं, कुछ बिंदु यहाँ पूछे जा सकते हैं, जैसे मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम पता होना चाहिए हमें, और ज्यादातर यहाँ बिहार के ही लोग मौजूद हैं, भारतीय लोग हैं। 50% मॉरिशस में जो है हिंदू रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा 30% के आसपास ईसाई हैं और 20% के आसपास यहाँ पर मुस्लिम है। तो जो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो भारत जैसा है, इसको मिनी इंडिया भी बोल दिया जाता है। तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं नवीन चंद्र गुलाम, राम गुलाम जी, ये आते हैं भारत। इनके साथ समझौते होते हैं और यहाँ पर 4 परियोजनाओं के डेवलपमेंट के लिए बात की जाती है, ग्रांट दिया जाता है भारत के द्वारा। कौन सी 4 हैं? पहला बोला जाता है देखो तुम्हारे यहाँ पर हम एक राष्ट्रीय हॉस्पिटल खोलेंगे। दूसरा जब आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेंगे। इसके साथ आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो भारत का जन औषधि केंद्र है, इसका पहला मुख्यालय अगर देश के बाहर कहीं बनाया गया है, तो कहाँ भैया सेंटर खोला गया है? मॉरिशस में ही खोला गया है, ठीक है। तो मॉरिशस में ये सेंटर खोला गया है जन औषधि का, अभी बात हो रही है कि आयुष सेंटर का। फिर वेटनरी एक हॉस्पिटल बनाएंगे और हेलीकॉप्टर का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया, क्लियर। तो ये कुछ प्रावधान थे जो मॉरिशस के साथ में समझौते के अंतर्गत बताए गए। दूसरी बात आगे की गई चागोस द्वीप को लेकर के। बोले चागोस द्वीप समूह को लेकर के जो भैया ब्रिटेन के साथ में मॉरिशस का समझौता हुआ है, इसमें हम मॉरिशस की संप्रभुता का सम्मान करते हैं, ये प्रधानमंत्री जी का कहना था। अब चागोस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कम से कम। देखो भैया ये अफ्रीका है, अफ्रीका के पास है मेडागास्कर, और मेडागास्कर के ही ईस्ट, थोड़ा सा ईस्ट चले जाओ तो है मॉरिशस, और यहाँ ऊपर भैया है हमारा प्यारा भारत, ठीक। समझ में आ रही ज्योग्राफिकल लोकेशन, समझ में आई। तो अब ये मॉरिशस की बात हो रही है। अब इसी मॉरिशस के ही थोड़ा सा पास में है कौन सा द्वीप? बोले चागोस द्वीप समूह। अब इसी चागोस, सॉरी, मॉरिशस पे ही है आपका चागोस द्वीप समूह, और इसी चागोस द्वीप समूह पर ही है एक डिएगा गार्सिया क्षेत्र, ठीक। समझना सारी चीजें। तो ये चागोस जो द्वीप समूह था, पहले आप जानते हो कि मॉरिशस जो था ये एक औपनिवेशिक कॉलोनी हुआ करता था। किसकी कॉलोनी? ब्रिटेन की। जैसे भारत एक कॉलोनी था ना, ऐसे यहाँ कॉलोनी हुआ करता था। तो यहाँ पर बागान वगैरह हुआ करते थे नारियल के। अब इन बागान, नारियल के बागानों के लिए जो मजदूर ले जाए जाते थे, लेबर ले जाते थे, वो भारत से ले जाए गए। तो बिहार के इस क्षेत्र से ही ज्यादातर यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा मजदूर लेकर जाए जाते थे। बोले भैया ये मजदूर लेकर जब जाए गए जब, तो ये वहीं बस कर रह गए। जब औपनिवेशिक आजादी मिली तो इन्होंने वहां पर सत्ता बना दी, ठीक है। जिन्होंने संघर्ष किया ब्रिटिश की नीतियों के विरुद्ध, जैसे यहाँ पर हुआ, भारत में हुआ, नेहरू जी, पटेल जी लड़े, तो इन्होंने फिर सत्ता में आ गए, है ना। तो ऐसे यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर जब इन्होंने विरोध किया, उसके पश्चात ये मॉरिशस पर रहते हो गए, लेकिन यही एक आइलैंड था चागोस द्वीप समूह। अब ये चागोस द्वीप समूह ब्रिटेन ने नहीं छोड़ा। अब उसको लेकर के अब समझौता हुआ, भैया छोड़ो, ये हमारा है, पार्ट हमारा है, आप क्यों अभी भी इस कॉलोनाइजेशन को अभी भी बनाकर क्यों रखे हुए हो? तो ब्रिटेन ने कहा चलो ठीक है हम छोड़ देंगे। लेकिन यहीं पर डेगा गॉर्सिया एक क्षेत्र था जिस पर अमेरिका का सैन्य अड्डा बना हुआ है। बोले इस क्षेत्र में, मॉरिशस के क्षेत्र में, इस आसपास में चीन का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर चीन पूरी तरीके से यहाँ खाली कर दिया तो भैया होगा क्या? होगा क्या? यहाँ पर चीन का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इस एरिया में। बोले चलो हम ठीक है, चागोस द्वीप समूह तुमको दे देंगे, लेकिन जो डिएगा गार्सिया है ये 99 साल के लिए लीज पर ले लिया, और चूंकि ब्रिटेन ने ये अमेरिका को दे रखा है, वहां पर सैन्य अड्डा बना रखा है, ठीक है। तो जो इंडियन ओशन है इसके महत्व को समझते हुए ये पूरा का पूरा मामला था। इसीलिए कहा गया जब ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी आए तो बोला गया कि चागोस जो द्वीप समूह था, जो समझौता हुआ है तुम्हारा, इस पर हम तुम्हारी संप्रभुता का सम्मान करते हैं, ठीक है। एक सेकंड चार्जिंग लगा लिया जाए। हाँ, तो मॉरिशस को लेकर के पूरी न्यूज कंप्लीट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज है भारत के शीर्ष 10 परोपकारी। देखो ये फिलॉन्थ्रॉपी जो कल्चर है ये भारत में बहुत ज्यादा है, ठीक। हमारे यहाँ पर पहले से ही देखो, हमने जो संस्कृति है हमारी वसुधैव कुटुंबकम की, सर्वधर्म समभाव की, तो इस संस्कृति के तहत हमारे यहाँ परोपकारी वर्ग भी बहुत है। और इसी परोपकारी में ह्यूरून के द्वारा ये लिस्ट जारी की जाती है कि इंडिया में जो फिलॉन्थ्रॉपी की जो लिस्ट है उसमें देखते हैं क्या रैंकिंग रही है। उसमें सबसे टॉप किया है शिवनादर ने। देखो शिवजी से बड़ा परोपकारी कौन हो सकता है, इसे याद रखो, ठीक है। तो शिवनादर और एंड फैमिली ने टॉप किया यहाँ पर, जो 2708 करोड़ का दान करते हैं यहाँ पर। इसके बाद दूसरा स्थान मुकेश अंबानी का है और तीसरा बजाज परिवार का है। अडानी, ध्यान रखना, यहाँ पर 5वें स्थान पर है, ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? शिवनादर एंड फैमिली। और शिवनादर फाउंडेशन है जो सबसे ज्यादा चैरिटी करते हैं, और जुड़े हुए हैं ये किससे? एचसीएल टेक्नोलॉजी से, उसके संस्थापक हैं शिवनादर जी, क्लियर। तो टॉप किसने किया? और टॉप करने के साथ महिला के तौर पर किसने टॉप किया है इसमें? तो रोहिणी जो नीलकड़ी है, यानी कि रोहिणी नीलकड़ी, वैसे तो 8वां स्थान है, लेकिन महिला के तौर पर 7 ऊपर टॉप के कौन है? पुरुष ही हैं, और 8वां स्थान महिलाओं में टॉप किया है रोहिणी नीलकड़ी ने, ठीक है। इनके पतिदेव भी हैं ऊपर, नंदन नीलकड़ी, जिनका 6वां स्थान है, ठीक, क्लियर। तो देखो इन्होंने 204 करोड़ का दान किया है। तो फिलंथ्रॉपी की लिस्ट आएगी जब, तो पहला स्थान शिवजी से, भैया टॉप कौन परोपकारी हो सकता है? तो परोपकारी लिस्ट में हुरून की कौन है भैया? शिवनादर है। और महिला के तौर पर रोहिणी है, जिनका 8वां स्थान है, लेकिन महिलाओं में वह प्रथम स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगली न्यूज है
स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर। देखो भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़ लो, इस पर जो भी प्रश्न आएगा बहुत मजा आएगा, क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण पर यहाँ जो कंटेक्स्ट दिया हुआ है मदुरै को लेकर के है। मदुरै कहा जा रहा है कि सबसे गंदे शहरों की सूची में सबसे टॉप पे है। अब मदुरै के बारे में इतना तो जानते ही होगे ना, हिस्ट्री में क्या पढ़े हो कि जो पांड्य राज्य था, पांड्य राज्य की राजधानी ही मदुरै है ना, चोल चेर पांड्य जो हुए उसमें पांड्य की राजधानी मदुरै हुआ करती थी। यही मदुरै में बैठकर हमने देखा था कि पूरा तमिल साहित्य, पूरी तमिल संगम हो गई यहाँ पर, यही तमिल साहित्य की रचना हो गई। एक समय जो साहित्यिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है ना, सांस्कृतिक गौरव हुआ करता था, वही आज सबसे गंदा शहर हो चुका है। इस स्वच्छ सर्वेक्षण में ये बात निकल कर आती है। ठीक है, ये कंटेक्स्ट है करंट का। अब स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत कब से होती है? बोले 2016 से यह स्वच्छ सर्वेक्षण चालू किया गया है, शुरू किया गया है। लेकिन यहाँ बहुत चर्चा एक एक आधार पर और इसकी चर्चा बहुत हो गई। क्या हो गई? बोले इंदौर जो है भैया अब टॉप नहीं कर रहा है, स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप स्टेट से बाहर हो चुका है, शहरों से, सबसे स्वच्छ शहरों से। तो आधी अधूरी जानकारी के आधार पर यह भ्रम फैलाया गया। बेसिकली समझो, इस बार का जो स्वच्छ सर्वेक्षण है 2025 का, इसमें एक नई कैटेगरी डाली गई। कौन सी कैटेगरी? वो कैटेगरी है स्वच्छ सर्वेक्षण सुपर लीग की। देखो यहाँ पर लिखी होगी सुपर स्वच्छ लीग की। ये सुपर स्वच्छ लीग पहली बार शामिल किया गया है। वैसे तो इंदौर लगातार देखो टॉप करता चला आ रहा है, 7 बार से इसने इंदौर नहीं टॉप किया है, पहली बार खाली मैसूर ने टॉप किया था, उसके बाद इंदौर ने तो टॉप से स्थान छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो अब आया इस बार का जो स्वच्छ सर्वेक्षण आया, इसमें बोले सुपर स्वच्छ लीग लाते हैं। बोले स्वच्छ में भी सुपर स्वच्छ जो होगा, अर्थात जानी हम जहां पर होंगे उस जगह पर वो रैंक कौन सी होगी? जिसने पिछले 3 वर्षों से लगातार 3 बार टॉप 3 में अपनी स्थिति बनाकर रखी है, उसको भैया रेस से हटा करके हम एकदम टॉप वाले पर है ना, लेगेसी उसकी स्टेब्लिश कर देंगे। 3 वहां पर टॉप 3 कौन शामिल हो गए हैं? बोले इंदौर, सूरत और नवी मुंबई, जो पिछले 3 वर्षों से इसमें मानक बनाए गए हैं, पिछले 3 वर्षों से टॉप 3 में मेंटेन रखेंगे स्वच्छता के मामले में अपने आप को, तो उन्हें डाला जाएगा सुपर स्वच्छ लीग में। अब भैया अगर यहाँ पर आना है तो अपने यहाँ पर स्वच्छता को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो इसलिए अब जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या या 3 से 10 लाख वाली कैटेगरी में इंदौर भैया क्यों दिखाई देगा, है ना? उनको लगता है इंदौर पीछे हो गया है। इंदौर पीछे नहीं हुआ है, इंदौर ने एक लेगेसी बना ली है। इंदौर, सूरत और नवी मुंबई तीनों कहां आ गए हैं? सुपर स्वच्छ लीग में आ गए हैं। ये ध्यान रखना, सबसे गंदा शहर तो मैसूर, सॉरी, मदुरै तो है ही, इसके साथ ये भी ध्यान रखो, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब बोले 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले में अब कौन टॉप कर रहा है? अब अहमदाबाद कर रहा है। यहाँ पर कौन टॉप करता था हमेशा? इंदौर टॉप करता था, लेकिन इंदौर, सूरत भी नहीं दिखाई देगा, नवी मुंबई भी नहीं दिखाई देगा। तो अब अहमदाबाद हो गया है, दूसरी रैंक भोपाल की है। यहाँ तीसरी रैंक जरूर याद रखना, 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले में लखनऊ, जिसने 44 रैंक से सीधे उछाल मारी है और कहाँ आ चुका है? तीसरी रैंक पर आ चुका है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना है। क्लियर? तो 44 उछाल है यहाँ पर सीधे लखनऊ की, और यूपी का है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन कौन? अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ। ठीक है, ये हो गए 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले में स्वच्छ सर्वेक्षण में जो टॉप कर रहे हैं। अब 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाली कैटेगरी थी, इसमें टॉप किसने किया ये याद रखना है। क्यों भैया याद रखना है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का है नोएडा। क्लियर? तो उत्तर प्रदेश का नोएडा है जिसने यहाँ पर 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाले में टॉप किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर के जो नया परिवर्तन हुआ, उसके आधार पर जो इंदौर को लेकर भ्रम फैलाया गया वो क्लियर हो गया। तो सुपर स्वच्छ जो लीग है, टॉप 3 में आओ। अब तुमको अगर मेंटेन करना है, हमारे पास आना है जानी, तो वहां पर अपनी स्थिति को मेंटेन रखो, स्वच्छ रखो, तब तो हमारे पास आओगे, इधर वाली लीग में आ जाओ, नहीं तो उधर ही रेस करते रहो 10 लाख से ऊपर और 3 से 10 लाख वाली में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हो गया स्वच्छ सर्वेक्षण वाला पूरा का पूरा। 2016 से जो सर्वेक्षण शुरू हुआ है उसमें नया परिवर्तन इस वर्ष किया गया है, उसको भी जान लिया। सबसे गंदा शहर भी देख लिया कौन सा है, मदुरै। एक लास्ट और देखते हैं स्वच्छ वायु रैंकिंग, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो भी नहीं रखेंगे, 1 घंटे के आसपास का ही वीडियो रखा करेंगे, और एक पार्ट और आएगा इसके बाद, बस उस पार्ट में हम लोग नेशनल वाला पूरा, क्योंकि सबसे ज्यादा कवर भी यही किया गया है पूरी मैगजीन में, 60 के अराउंड पेजेस पर खत्म होता है जाकर के, अगर मैगजीन होगी तो देखोगे तो बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है, तो इसलिए टाइम भी थोड़ा लेकर के, और बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है सारी जो भी इसमें कवर की जाती है। ठीक है, हर देखो न्यूज महत्वपूर्ण है और कहीं से भी प्रश्न यहाँ बनाया जा सकता है, एक भी छोड़नी नहीं है, इसलिए छोड़ी नहीं। एक पार्ट और लगेगा, उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सारी नेशनल न्यूज सारी कवर यहाँ से, फिर साथ में पैरेलल में क्या करेंगे हम लोग, संक्षिप्त वाला पार्ट भी करते रहेंगे, उसका हैंड रिटन ही मिलेगा, चिंता नहीं करो। एकदम पैनिक हो जाते हो कि भैया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, वो संक्षिप्त में हैंड रिटन में ही रहेगा। ये वाला पार्ट जो है इसको मैगजीन के साथ कवर करेंगे, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वाला। क्लियर? देखो अगली है स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार। देखो नेशनल क्लीन एयर जो प्रोग्राम चालू किया गया था, ये प्रोग्राम बेसिकली क्या रहता है, जो पीएम पार्टिकल्स हैं, पीएम 2.0, पीएम 2.5, पीएम 10 इन पार्टिकल्स, और जो पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, इसको लेकर के आप कौन से पैरामीटर अपना रहे हो, इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम के आधार पर आपको रैंकिंग दी जाएगी, और इसमें भी जो रैंकिंग दी गई, यहाँ भी कौन टॉप करेगा? बोले जहां के लोगों का सिविक सेंस बहुत बेहतरीन होगा, तो कौन है भैया? इंदौर है, फिर देवास है, और फिर कौन है? तीसरा अमरावती है। यहाँ टॉप 3 कौन है भैया? शहर इंदौर, देवास और
अमरावती। ठीक है, तो इन्होंने टॉप किया है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के मामले में। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो 10 लाख से जनसंख्या अधिक है, वहां पर कौन है? 3 से 10 लाख वाली में कौन है भैया, और 3 से कम लाख वाली आबादी में कौन है? देखो 10 लाख से ज्यादा वाली में कौन रहेगा? बोले इंदौर रहेगा, स्वाभाविक सी बात है। फिर जबलपुर है, और फिर तीसरे स्थान पर आगरा और सूरत है एक साथ। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? यहाँ पर इंदौर है, दूसरे स्थान पर जबलपुर है, 2 एमपी का ही है, तीसरे पर यूपी का आगरा आ जाता है, इसके साथ में सूरत भी है गुजरात का। ठीक है, ये है 10 लाख से जनसंख्या ज्यादा है जहां पर। 3 से 10 लाख वाली में कैटेगरी में महाराष्ट्र का अमरावती है, और दूसरे स्थान पर यूपी का झांसी और मुरादाबाद संयुक्त रूप से है। तो यहाँ यूपी के 2 शहर हैं, झांसी और मुरादाबाद, जो दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से पाए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। फिर उसके बाद में 3 लाख से कम जनसंख्या वाली आबादी में हम देखेंगे, तो मध्य प्रदेश का देवास ही यहाँ पर ध्यान रखना है, बस। क्लियर? ठीक है, ध्यान से। अब ध्यान से क्या हुआ, 3 कैटेगरी हैं, 10 लाख से ज्यादा वाली में इंदौर है, जबलपुर है, तीसरे पे आगरा दिखाई दे रहा है सूरत के साथ में। 3 से 10 लाख वाली कैटेगरी में अमरावती है, उत्तर प्रदेश का झांसी और मुरादाबाद यहाँ दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से दिखाई दे रहा है, तीसरा स्थान अलवर का है। फिर 3 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों में यहाँ मध्य प्रदेश का देवास दिखाई दे रहा है, सबसे जो स्वच्छ वायु है या बढ़िया से वायु को नियंत्रित रखता है। क्लियर? तो ये हो गई महत्वपूर्ण जानकारी इस वायु सर्वेक्षण से जुड़ी हुई। इसमें एक और यहाँ पर न्यूज थी जो आर्द्र भूमि वेटलैंड शहरों को लेकर है। तो 2 शहर हैं जिनको वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की गई है, और उसके लिए यहाँ पर क्या है, कौन से शहर हैं? इंदौर और उदयपुर, इसको भी पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेटलैंड सिटी के रूप में कौन से 2 शहर थे? उदयपुर और भैया इंदौर। इनको भी इसके अंतर्गत, इस रैंकिंग की प्रणाली के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है। तो ये हो गई सारी की सारी जानकारी जो आज नेशनल वाली न्यूज हम लोगों ने कवर की है। अब भैया आप लोग बताना, फीडबैक देना यहाँ से कि जो भी पूरी न्यूज पढ़ी, एक फ्लो में सारी न्यूज, एकदम मजा आया पढ़ने में, और मजा आया करे तो बस आपका फीडबैक ही चाहिए होता है यार। फीडबैक वगैरह दे दिया करते हो ना, तो फिर मजा आता है पढ़ाने में भी, और अगला लेक्चर बनाने में और इंटरेस्ट आता है कि और मजे से बनाया जाए। भाई बहुत फायदा मिल रहा है, और फायदा हो रहा है तो फिर करने का भी आनंद आता है कि नहीं? चलो फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। धन्यवाद।